चलिए फिर शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में कॉन्ट्रैक्टिंग वाला यूनिट आपका खत्म कर दिया है। ठीक है, आपका जो कॉन एक मिनट, हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट्स वाला यूनिट था वो हमारा खत्म हो चुका है पिछले क्लास में। ठीक है, उसमें हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा था, किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, आइटम रेट होता है, कॉस्ट प्लस होता है, लमसम होता है, लेबर रेट होता है। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्टर्स के टाइप भी पढ़े थे, छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, और वो कितने काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ा था हमने। ठीक है, हमारा लास्ट एक टॉपिक बचा था उसमें, वो था सीएसआर। सीएसआर या एसओआर, और इसको आप डीएसआर ही बोल सकते हो क्योंकि दिल्ली में दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स चलता है। ठीक है, ये होता है आपका कॉमन शेड्यूल ऑफ रेट्स या शेड्यूल ऑफ रेट्स या फिर दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स। ठीक है, ये बेसिकली आपका जो वर्क है, जो भी काम होता है, ठीक है, चाहे वो कंक्रीटिंग का हो चाहे अर्थ वर्क का हो, तो उसमें आपको लेबर को कितने पैसे देने हैं। ठीक है, आपको लेबर के क्या कॉस्ट है, लेबर के, ठीक है, एंड वर्क, जो काम है, असली काम, उसका क्या कॉस्ट है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एक बार मैं आपको दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स का दो पेज दिखाऊंगा, इससे वो समझ में आएगा उसमें क्या गिवन होता है। ठीक है, अ शेड्यूल और लिस्ट ऑफ रेट्स ऑफ वेरियस आइटम इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द एनालिसिस ऑफ रेट्स ऑफ दीज आइटम्स। ठीक है, एक आपका डीएसआर होता है, एक आपका डीएआर भी होता है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ दिल्ली एनालिसिस ऑफ रेट्स। ठीक है, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो तब देखने की जरूरत पड़ती है जब आप किसी कंपनी में होते हो और उसके लिए कोई टेंडर टेंडर बना रहे होते हो किसी काम के लिए। ठीक है, उसमें आपको डीएआर पढ़ने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर वो जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको देखना हो देख सकते हो आप कि जो भी काम के रेट्स है, जो भी लेबर के रेट्स हैं, वो कैसे कंप्यूट हुए हैं। ठीक है, अभी के लिए आपको सिर्फ शेड्यूल ऑफ रेट्स देखना है, क्या क्या रेट्स हैं, किस किस के, एक तो काम के क्या रेट्स हैं और लेबर के क्या रेट्स हैं। ठीक है, such a document is known as schedule of rates or SOR. It is prepared by large concerns or public bodies such as सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अगर सेंटर के लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है, तो उसको सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाएगा। और अगर आप किसी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में जेई बनते हो या एई बनते हो, तो वहां पर जो शेड्यूल ऑफ रेट्स आप यूज करोगे, वो उस स्टेट के पीडब्ल्यूडी ने बनाया होगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने बनाया होगा। ठीक है, it becomes very useful especially in preparation of estimate and also in deciding the rate of an extra item carried out by the contractor. सबसे पहली बात तो पूरे काम का, पूरे काम में पूरे काम में जितने भी आइटम, ठीक है, उनके रेट आपको सीएसआर से मिल जाते हैं। उस रेट के हिसाब से आप पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट बना सकते हो। ठीक है, या फिर कोई एक्स्ट्रा आइटम, ठीक है, समझ लो कि आपने लमसम कॉन्ट्रैक्ट दिया है, बोला है कि भाई ये जो पूरी 5 मंजिलों की बिल्डिंग है, ये आपको 10 करोड़ में बनाना है। ठीक है, उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा आइटम आ गया बाद में, तो उसके लिए भी हम डीएसआर यूज करते हैं। ठीक है, कि उस पर्टिकुलर काम के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें कितनी देनी है। ठीक है, normally a clause in the condition of contract is inserted stating that any extra item that might occur during the execution of work shall be paid as per the rate in SOR, SOR या DSR या CS। ठीक है, जो भी आप बोल रहे हो वो होगा। ठीक है, चलिए, whenever you refer to a subsection of DSR, you will observe first the given basic labor rates who you have to employ to get that work done, and then you will see the rates of the various sub items of work which fall under the subsection of civil engineering work you are looking at. ठीक है, ये समझने के लिए अभी हम DSR देखते हैं, उस पर हम समझ पाएंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हम देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा अर्थ वर्क है। ठीक है, ये मैंने आपका डीएसआर वॉल्यूम 1 2018 इसका पीडीएफ खोल रखा है, नेट से आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैं सब हेडिंग 2 जो कि अर्थ वर्क है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में सबसे पहला काम अर्थ वर्क का ही होता है क्योंकि हम खुदाई करते हैं फाउंडेशन के लिए, एरिया खोदने के लिए। ठीक है, तो ये अर्थ वर्क है आपका। ठीक है, अर्थ वर्क मतलब एक्सकेवेशन। ठीक है, और उसके बाद मिट्टी को उठा के ले जाना, वो सब अर्थ वर्क में आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा इसमें, सबसे पहले जो आपको लेबर एम्प्लॉय करना है अर्थ वर्क के लिए, उनके पर डे के रेट्स होंगे। ठीक है, वो देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया बेसिक रेट्स। ठीक है, और सब हेडिंग 2 अर्थ वर्क, कोड नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, रेट। यूनिट मतलब किस हिसाब से, पर डे के हिसाब से देंगे हम लेबर को, दिहाड़ी बोलते हैं जिसको। ठीक है, अब जैसे देखिए, ये सब तो आपके आइटम, आपके जो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स होंगे या फिर गाड़ियां यूज होंगी, वो है ये। ठीक है, उसके बाद लेबर के रेट्स ये रहे, बिजली, बिजली मैंने कहा था जो पानी लेके आता है, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, चौकीदार, बेलदार, बेलदार जो मिट्टी को उठा के ले जाएगा, कूली
कूली भी बेलदार ही होता है बट फीमेल वर्जन उसका, ठीक है। मेसन, मेसन जो ब्रिक लेइंग करेगा, ठीक है। रॉक एक्सकेवेटर, रॉक ब्रेकर, ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं, बहुत सारे लेबर होते हैं जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो लेबर जो होगा उसका यूनिट तो पर डे होगा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं पर डे के रेट्स क्या हैं इनके, ठीक है। और फिर अगर जैसे कोई आइटम है, जैसे आपका ब्लास्टिंग पाउडर या ब्लास्टिंग फ्यूज मतलब अगर कोई रॉक हुआ वहां पर, उसको ब्लास्ट करके उसके बाद एक्सकेवेशन करना है, तो ब्लास्टिंग फ्यूज, एक बम लगाएंगे अब वहां पर, उसको फोड़ेंगे उससे। तो ये सब आपके केजी में या लीटर में, टू बी ऑब्जेक्ट, टू बी नॉन लिविंग थिंग्स, ऑब्वियसली केजी लीटर इन सब में आएगा। और जो लेबर है वो पर डे के हिसाब से उनके रेट्स यहाँ पे गिवन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका तो काम जो वो करना है उसके रेट्स गिवन होते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं कोड नंबर 1 2.1, अर्थ वर्क इन सरफेस एक्सकेवेशन नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर इन डेप्थ but exceeding 1.5 meter in width as well as 10 square meter on plan, including getting out and disposal of excavated earth up to 50 meter and lift up to 1.5 meter as directed by engineer in charge। इंजीनियर इंचार्ज कौन होता है, मैंने बताया था आपको, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या उससे ऊपर जो भी पोस्ट होती है आपकी, वो आपके इंजीनियर इंचार्ज होते हैं। कभी कभी असिस्टेंट इंजीनियर भी बन जाता है इंजीनियर इंचार्ज, ठीक है। पर जनरली आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या उससे ऊपर के इंजीनियर के पोस्ट वाले लोग ही इंजीनियर इंचार्ज होते हैं, ठीक है। सारा बिल वगैरह जो भी पास होता है वो यही करते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे बिलिंग, उसमें वो समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट काम होता है इनका, ठीक है। तो ये आपका एक आइटम ऑफ वर्क है, ठीक है। इसका यूनिट स्क्वायर मीटर में है, ठीक है। सिर्फ स्क्वायर मीटर में क्यों, क्योंकि इसका डेप्थ बहुत कम है, इसका डेप्थ बहुत कम है, इसलिए इसको हम स्क्वायर मीटर में ही कर लेते हैं मेजर, ठीक है। उसका रेट क्या है 92.55। तो समझ गए डीएसआर बेसिकली दो चीजों के लिए होता है, एक आपका जो लेबर के रेट्स है, ठीक है, जो लेबर जो काम करेंगे पर डे के रेट्स है उनके, प्लस जो आइटम ऑफ वर्क को करवाना है उनका रेट। तो दो चीजें होती है डीएसआर में मेनली, ठीक है, जिससे हमारा प्रोजेक्ट का कॉस्ट डिसाइड होता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वाला यूनिट ऑफिशियली खत्म होता है। अब हम आपका यूनिट नंबर 6 शुरू करेंगे जिसका नाम है बिलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एस्टिमेशन पढ़ा था जिसमें हमने ब्रिक वर्क, आपका ब्रिक वर्क, ठीक है, कंक्रीटिंग, फाउंडेशन, इन सब का हम लोगों ने एस्टिमेशन किया था, ठीक है। उसके बाद हमने किया था एनालिसिस ऑफ रेट्स, ठीक है, कि जो भी रेट्स है आइटम के वो एनालिसिस उनका, कि उसमें क्या क्या मटेरियल यूज होगा, उनके इंडिविजुअल रेट्स क्या हैं, वो हमने किया था, ठीक है। उसके बाद हमने इरिगेशन कनाल और फिर रोड एम्बैंकमेंट, इन सब का हमने एस्टिमेशन किया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कितने टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने की, टेंडरिंग क्या होता है, ये सब पढ़ा था हमने, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो आता है आपके किसी भी प्रोजेक्ट का, वो होता है बिलिंग, ठीक है। क्या होता है वो, बिलिंग, काम होने के बाद उनको पैसे कैसे देने हैं, ठीक है। तो बिलिंग के लिए हमें दो चीज की दरकार है, पहले तो कितना काम हुआ है, ठीक है, कितना काम हुआ है, उसके लिए हम कैसे मेजरमेंट करते हैं वो समझेंगे हम। उसके बाद कितना कॉस्ट लगा है, ठीक है, वर्क कितना हुआ है और कॉस्ट कितना लगा है, ठीक है। तो दोनों क्राइटेरिया को हम समझेंगे इस वाले यूनिट में, ठीक है। आपका ए के उपाध्याय की जो बुक है उसी से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो उसका मैंने दे रखा है यहाँ पे रेफरेंस, यूनिट 6 बिलिंग, रेफर टू चैप्टर नंबर 10 बिलिंग ऑफ ए के उपाध्याय बुक, ठीक है। यूनिट नंबर 6 शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डेली लेबर क्या होता है। All person, both skilled and unskilled, engage on daily basis on works which are done departmentally and are paid their wages on daily basis are termed daily labor, ठीक है। बिजली हो गया आपका, बेलदार हो गया, कूली हो गया, मेसन हो गया, हेड मेसन हो गया, इन सबको हम डेली बेसिस पे एम्प्लॉय करते हैं, तो उनको डेली बेसिस के हिसाब से हम पैसे भी देते हैं, उन्हीं को डेली लेबर बोलते हैं, ठीक है। और इनका अटेंडेंस भी देना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा ना कि यार हमने अगर 50 लेबर एम्प्लॉय किए हैं तो 50 लेबर काम कर भी रहे हैं कि नहीं। तो इनका हम जो अटेंडेंस रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं हम मस्टर रोल में, ठीक है। ये आपका पहला इसमें कीवर्ड है इस यूनिट का, मस्टर रोल, ठीक है। देयर अटेंडेंस इज मार्क्ड their attendance is marked on a form known as muster roll daily before the work is started on a day. The payment to the laborer is done after a certain period, generally twice a month, on the basis of the muster roll, which is closed either after completion of the work, if it is of short duration, or after a specified period, generally after a fortnight. The work done by them is measured and recorded on this, and wages due to
ड्यू टू देम आर कैलकुलेटेड। ठीक है, आपका मस्टर रोल में 1 महीना या फिर 15 दिन का अटेंडेंस एक साथ रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद मस्टर रोल को क्लोज करके फिर लेबर को पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद नया मस्टर रोल खोला जाता है। ठीक है, इट इज देन पास्ड बाय एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर। मैंने कहा था सब डिविजनल ऑफिसर कौन होता है, आपका असिस्टेंट इंजीनियर या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, एसडीओ बहुत जेनरिक टर्म है, ये कोई हायरार्की में कोई रोल नहीं, हायरार्की में कोई पोजीशन एग्जैक्ट नहीं होता। ये असिस्टेंट इंजीनियर अभी कभी कभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एसडीओ बोला जाता है। ठीक है, आप अगर डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग में घुसते हैं तो आप जेई बनेंगे, जेई के अराउंड 5-6 ईयर्स बाद आप असिस्टेंट इंजीनियर बन जाते हैं। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा हो कि क्या होता है ये। ठीक है, फोर टाइम मतलब 15 डेज गौतम कर। ठीक है, फोर टाइम मतलब 15 डेज, इट इज। ठीक है, तो ये आपका मस्टर रोल का, मस्टर रोल में कॉन्ट्रैक्टर ने सारा अटेंडेंस मार्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद जितना पैसा बना है लेबर का वो आपका एसडीओ पास करता है। ठीक है, देयर पेमेंट इज चार्ज टू द वर्क ऑन विच दे आर एम्प्लॉयड। ठीक है, तो एसडीओ जो यहाँ पर मस्टर रोल 15 डेज के बाद एसडीओ के पास जाता है, एसडीओ उसको पास करता है, फिर पैसा पैसा लेबर को दे दिया जाता है। द डेली लेबर इज लेट ऑफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, their services can otherwise be terminated at any time without notice। ठीक है, डेली लेबर इसलिए बोला जाता है इनको। ठीक है, क्योंकि इनका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, इनको हम कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको डेली लेबर बोला जाता है। ठीक है, चलिए, रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट ऑफ द वर्क। ठीक है, मैंने कहा था रिकॉर्ड रखने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो उनका अटेंडेंस और दूसरा कितना काम किया है। ठीक है, तो अटेंडेंस उनका आता है मस्टर रोल में और कितना काम किया है वो आता है मेजरमेंट बुक में। ठीक है, इसी को बोलते हैं एमबी। आप कभी साइट पे जाओगे तो शॉर्ट फॉर्म में इसको एमबी बोलते हैं। ठीक है, एमबी। ठीक है, इसमें होता है कितना काम किया। ठीक है, कितना काम किया, और मस्टर रोल होता है अटेंडेंस आपका। ठीक है, अटेंडेंस प्लस काम दोनों के हिसाब से पेमेंट की जाती है। ठीक है, चलिए, it is absolutely necessary that these records are maintained as accurately and neatly as far as possible। obviously बात है, पैसों का लेन देन है, जितना accurately इनको रखोगे आप उतना ही बढ़िया। so that they can be relied upon at the time of dispute with contractor and can be produced as a reliable evidence in the court। ठीक है, एक तो पैसों का मामला है इसलिए भी रखना एक्यूरेटली, प्लस कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर के साथ डिस्प्यूट हो जाता है। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हमने 50 लाख का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर ने मस्टर रोल में अटेंडेंस बनाई, मेजरमेंट में काम बनाया, और इन दोनों के हिसाब से आपका जो टोटल कॉस्ट आया वो आ गया 60 लाख का। तो भाई 10 लाख एक्स्ट्रा कहाँ से काम हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा नहीं जी हमने तो मस्टर रोल मेजरमेंट बुक में सब कुछ एक्यूरेटली रखा है। तो वो सब देखने के लिए कि हाँ भाई 10 लाख एक्स्ट्रा हमें कॉन्ट्रैक्टर को देना भी है कि नहीं, तो वो भी डिस्प्यूट है ना, आर्ग्यूमेंट होगी बीच में। तो उस लिए इसको वेरीफाई करने के लिए मस्टर रोल और मेजरमेंट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। They are supposed to be original records and not those copied from some other records। Any kind of overwriting or interpolation is considered to be very objectionable। ठीक है, अब क्या है इसमें, ओरिजिनल रखना है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है फोटो कॉपी नहीं चलेगी, प्लस उसमें कोई ओवरराइटिंग नहीं करनी। ओवरराइटिंग मतलब काट के फिर से लिखा गया हुआ उसके ऊपर। ठीक है, अगर कभी काट के ऊपर लिख भी रहे हो तो तुम्हें हमेशा एसडीओ को पहले बताना पड़ेगा कि देखिए सर छोटी सी गलती हुई थी हमसे, हमने काट के इस पे लिख दिया है, इस पे मैंने साइन कर दिया है, एसडीओ भी साइन कर देगा, तो एसडीओ बाद में बोलेगा हाँ भाई ये गलती मुझे पता है पहले हुई थी तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, और इंटरपोजिशन, इंटरपोजिशन मतलब ऐसा नहीं होगा कॉन्ट्रैक्टर बस 2 दिन का काम इस पर नोट कर लेगा और उसके बेसिस में 10 दिन का पैसा मांग लेगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो ना इंटरपोलेशन होगी ना ओवरराइटिंग होगी। If any connections are made, they should be done under the initial of the person concerned by neatly drawing a line across the original entries। ठीक है, कंसर्न पर्सन मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी लेबर का कॉन्ट्रैक्टर है, वो उसमें काटा मारेगा। ठीक है, कट करेगा उसको और उसके बाद उस पर अपना इनिशियल मारेगा। ठीक है, बोलेगा कि भाई मुझसे ये गलती हुई थी और ये असली मतलब रियल नोटिंग है। In order that this important record serve the purpose with the intended to, they should be maintained strictly according to rules। ठीक है, मस्टर रोल के और मेजरमेंट बुक के दोनों के ही रूल्स होते हैं। ठीक है, दोनों का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जो आपको मिलता है। ठीक है, और उसके स्पेसिफिक रूल्स होते हैं लिखने के, तो वो रूल आपको फॉलो करने हैं। उनमें से एक भी रूल का फॉलो नहीं हुआ तो एसडीओ के पास अथॉरिटी होती है कि वो मस्टर रोल और मेजरमेंट बुक के आपको खारिज कर दे और बोले कि तुम्हें पेमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं मस्टर रोल। ठीक है, मस्टर रोल यूज फॉर कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस, पेमेंट मेड, अनपेड वेजेस एंड वर्क डन बाय डेली लेबर एंगेज ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। क्या क्या होगा, अटेंडेंस होगा, कितना पेमेंट हम ऑलरेडी दे चुके हैं उनको, कितना पेमेंट रह गया है, अनपेड वेजेस एंड वर्क डन बाय डेली लेबर एंगेज ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। ठीक है, इट इज बेसिक रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट मेड टू द डेली लेबर। After the payment is made, muster roll is kept as a voucher। Voucher essentially the backup document for accounts payable। मतलब muster roll
से आपने को पैसे दे दिए, उसके बाद आपको रिसीट रखनी है। वाउचर मतलब रिसीट हो गया, ठीक है, एक रिसीट अपने अपने पास रख ली कि हाँ भाई इतने इतने पैसे ऑलरेडी हम लेबर को दे चुके हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं बैकअप डॉक्यूमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड एंड शुड बी मेंटेन्ड ऑन द फॉर्म CPWA-21, ठीक है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स अकाउंट ऐसे करके एक आपका डिपार्टमेंट होता है जो आपके ये फॉर्मेट्स बनाता है, ठीक है, मस्टर रोल के फॉर्मेट्स बनाता है, मेजरमेंट बुक के फॉर्मेट्स बनाता है, ठीक है। तो उसका फॉर्म नंबर 21, CPWA-21, स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द रूल, ठीक है। आपका मस्टर रूल CPW-21 के फॉर्मेट में मेंटेन किया जाता है, स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द रूल, ठीक है। मस्टर रूल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, ठीक है, 3 पार्ट है मस्टर रूल। क्या क्या पार्ट देखते हैं। Part 1, nominal role. In this part of muster role, full information about the labor employed is recorded and daily attendance of labor is marked, ठीक है। जो भी लेबर है, मिस्त्री कितने हैं, मेसन कितने हैं, बेलदार कितने हैं, कूली कितने हैं, सब लिखते हैं हम, और उनका अटेंडेंस भी रिकॉर्ड करते हैं। The labor group according to different categories of work, such as mason, carpenter, blacksmith, ठीक है। ब्लैकस्मिथ आपका वो मत समझना कि जो वो करता, जो मतलब लोहे के खदान में लोहा बनाता है, वो नहीं। ब्लैकस्मिथ आपका सिविल इंजीनियरिंग के टर्म में वो होता है जो आपके रीइंफोर्समेंट को बेंड करता है, ठीक है। आज आप आरसीसी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेमेस्टर में, समझ में आएगा रीइंफोर्समेंट को बेंड भी करना पड़ता है। उसमें बहुत सारे टाइप को रीइंफोर्समेंट होते हैं, इसमें रीइंफोर्समेंट को बेंड करना पड़ता है और फिर आरसीसी के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो काम का ब्लैकस्मिथ करता है, ठीक है। कारपेंटर आपका जो शटरिंग होती है, जो कंक्रीटिंग की शटरिंग होती है, कंक्रीटिंग होने से पहले उसका फॉर्म वर्क बनाना, शटरिंग बनाना, वो सब कारपेंटर करता है, ठीक है। मेसन आपको पता ही है। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप किया जाता है मस्टर रोल में, ठीक है। नेम ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड एंड हिज फादर्स नेम इज आल्सो रिकॉर्डेड इन द रिलेवेंट कॉलम्स। द डेली टोटल ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड इज देन स्ट्रक, ठीक है। मतलब आपके आपने ग्रुप्स बना लिए, आप ग्रुप्स के अंडर जितने भी लेबर है आपने उनके नाम लिख लिए, उनके फादर्स का नाम लिख लिया, और फिर आपने देखा कि भाई कितना लेबर आपका एम्प्लॉयड है। डेली अटेंडेंस आर साइंड बाय द पर्सन हु मार्क्स देम। एज सून एज मस्टर रोल इज क्लोज, टोटल वेजेस ऑफ ईच मस्टर एम्प्लॉय आर वर्कड आउट। मस्टर एम्प्लॉय मतलब जो भी लेबर है। द रोल इज पास बाय सब डिविजनल इंजीनियर बिफोर मेकिंग द पेमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर ने सारा अटेंडेंस वर्कआउट कर लिया, ठीक है, 15 दिन का अटेंडेंस या फिर एक साथ 1 महीने का अटेंडेंस, उसके बाद उस मस्टर रोल को सब डिविजनल इंजीनियर के पास भेज दिया, उसने जस्टिफाई कर दिया, उसने पास कर दिया, उसके बाद पेमेंट हो गई, ठीक है। सिंपल सी बात है, मस्टर रोल आपका अटेंडेंस रजिस्टर जैसा हो गया। तो इसमें डिफरेंस ये है कि इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, ठीक है। हमने पार्ट 1 पढ़ लिया नॉमिनल रोल, उसको पढ़ते हैं। फिर है पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 क्या होता है। रजिस्टर ऑफ एरियर्स ऑफ वेजेस ड्यू ड्यू टू वर्क पीपल। एरियर्स मतलब क्या होता है, कोई ऐसा पेमेंट जो टाइम चला गया और उसके बाद पेमेंट हो रही है। समझ लीजिए कि आपको अगस्त एंड में 50 लेबरों को 100 रुपए देने हैं, ठीक है। आप 50 लेबरों को नहीं दे पाए, आप 30 लेबर को ही दे पाए, ठीक है। 20 लेबर एब्सेंट थे, या फिर पैसा ठीक टाइम पे पास नहीं हुआ, सब एसडीओ ने पास नहीं किया ठीक टाइम पे, ठीक है। तो पैसा सही टाइम पे नहीं मिला। तो जो सही टाइम पे पैसा नहीं मिला और पैसा बाद में अगर दे रहे हो तो उसको बोलते हैं एरियर्स, एरियर्स ऑफ वेजेस, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ मस्टर रोल इज केप्ट फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ अनपेड वेजेस, ठीक है। रेफरेंस ऑफ द स्पेसिमेन ऑफ द फॉर्म इन द बुक विल शो दैट द अनपेड वेजेस ऑफ प्रीवियस मस्टर रोल्स आल्सो कैरिड ओवर, ठीक है। आपका अगर अगस्त में आपने कोई पेमेंट नहीं करी है तो सितंबर की पेमेंट में वो ऐड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ऐड होना ही है उसको, क्योंकि वो एरियर्स ऑफ वेजेस है, ठीक है, अनपेड वेजेस है। पेमेंट्स मेड आउट ऑफ एरियर्स आर आल्सो रिकॉर्डेड इन दिस पार्ट। मतलब सितंबर में कितना काम हुआ प्लस अगस्त में जितना एरियर था, वो हमने जितना पे किया, वो दोनों सितंबर के मस्टर रोल में रिकॉर्ड होंगे। Particulars of all wages which remain unpaid for a period of 3 months should be brought to the notice of the executive engineer whose orders are necessary before they can be paid off. कभी कभी अगर कोई वेज 3 महीने से अनपेड पड़ा है, ठीक है, 3 महीने से हम पे नहीं कर पाए उसको, ठीक है, तो ये क्या होगा, या तो वो लेबर 3 महीने से नहीं आ रहा है। तो अगर लेबर 3 महीने से नहीं आ रहा है तो ऐसा हो सकता है, क्या पता लेबर कोई और काम मिल गया हो, कहीं और भग गया हो, तो उसको पैसे देने का कोई फायदा है नहीं। तो इसलिए अगर 3 मंथ या फिर उससे ज्यादा या कोई अनपेड वेजेस बाकी है देने को, तो हम उसको पहले तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से हम उसे जस्टिफाई कराएंगे कि हाँ भाई ये अरियर था जो 3 महीने से पेंडिंग था, ये बंदा अब जाकर आया है साइट पे, तो क्या हम इसको पैसे वापस दे दे, ठीक है। हमें उससे जनरली पास कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। पार्ट 3, डिटेल ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्क डन बाई लेबर। पहला क्या था, नॉमिनल नॉमिनल लिस्ट, जिसमें हमारा लेबर का लिस्ट था बस, ठीक है। दूसरा क्या था आपका अरियर्स ऑफ वेजेस, जो अनपेड वेजेस है उसका रिकॉर्ड। और तीसरा है मेजरमेंट ऑफ वर्क, जो उसने काम किया है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन बाय लेबर एंगेज ऑन द मस्टर रोल एंटर्ड इन द मेजरमेंट बुक।
Full details of particular of work done and references to pages and numbers of measurement book are recorded in part 3 of the muster rule. Muster rule का part 3 जो होता है, जो वर्क डन का मेजरमेंट होता है, उसको ही मेजर कभी कभी मेजरमेंट बुक भी बोलते हैं. मेजरमेंट बुक आपका वैसे तो अलग से होता है, बट ऑन दी होल मेजरमेंट बुक आपका मस्टर रोल का ही एक पार्ट होता है. ठीक है. If the nature of work done is such that it cannot be measured, a remark to that effect is recorded on the muster roll. Work not suitable to measurement. कभी कभी कुछ ऐसा काम होता है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो तब हम उसमें बोल देते हैं कि मोटा मोटा इतना पैसा बनता है इसका, तो इसमें हम मेजर नहीं कर सकते इस चीज को, तो हम यही रेट है मार्केट में, उस हिसाब से पैसे हम इनको दे देंगे. ठीक है. तो ये आपके मस्टर रोल के 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है. चलिए, तो अब इनके रूल्स देख लेते हैं. ठीक है. रूल्स मोटा मोटा आपको खुद समझना है. ठीक है. वन और मोर मस्टर रोल्स कैन बी यूज फॉर सेम वर्क. एक ही काम के लिए एक या एक से ज्यादा मस्टर रोल यूज किया जा सकता है. मस्टर रोल खत्म हो गया, मस्टर रोल का जो रजिस्टर है वो खत्म हो गया है, तो हम एक और मस्टर रोल यूज कर सकते हैं. द प्रेजेंस ऑफ लेबर शुड बी मार्क्ड विद एक्स. ठीक है. लेबर के नाम के आगे और डेट के नीचे आपको एक्स से मार्क करना है अगर वो प्रेजेंट है, और ए से मार्क करना है अगर वो एब्सेंट है. ठीक है. जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ वर्क और डे ऑन ईच डे. ठीक है. हर दिन स्टार्ट ऑफ वर्क के टाइम पे आपको उसका प्रेजेंस या एब्सेंस मार्क करना है. मस्टर रोल फॉर द सेम वर्क शुड नेवर बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट. कभी भी किसी मस्टर रोल का डुप्लीकेट नहीं बनाना है आपको. ठीक है. ना ही कभी उसका फोटोकॉपी करना है. ठीक है. Daily attendance, absence, and fines, if any, of the laborer should be recorded in part 1 of the muster roll in such a way that the calculation of the net wages of each person for the purpose of payment is rendered easily. It is difficult to tamper with original entries. It is easy to classify the expenditure by subheads of work. क्या बता रहा है आपको? डेली अटेंडेंस, उसका एब्सेंस, या फिर कोई भी अगर उस पर फाइन है, ठीक है, वो आपको पार्ट 1 ऑफ मस्टर रोल हमने देखा था. आपका क्या था पार्ट 1? नॉमिनल रोल. ठीक है. नॉमिनल रोल में आपको उसका अटेंडेंस, उसका एब्सेंस, और वो भी अगर कोई फाइन लगा है उस पर, तो सब आपको पार्ट 1 ऑफ मस्टर रोल में रिकॉर्ड करना है. ऐसे वे में कि कैलकुलेशन ऑफ नेट वेज. नेट वेज मतलब जितना पैसा उसका अटेंडेंस यहाँ से बनता है और जितना उस पर फाइन लगा है, तो अटेंडेंस का पैसा माइनस फाइन आपका बढ़ेगा नेट वेजेस. ठीक है. ऑफ पर्पस ऑफ पेमेंट इज रेंडर्ड इजीली. ठीक है. आपका आसानी से उसे पेमेंट हो जाए, उसको देखकर ही तुरंत आ जाए कितना पैसा बन रहा है. डिफिकल्ट टेम्पर विद ओरिजिनल एंट्रीज, मतलब ऐसा ना हो कि वहां पे कोई जगह बच गई है जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जीरो लिख दे. वो जैसे समझ लो उसके 2500 रुपए हुए हैं. ठीक है. तो आपको 2500 ऐसे नहीं लिखना, आपको 2500 ऐसे लिखना है. ठीक है. ऐसे बनाते हैं ना डैश, तो इसके आगे वो कुछ और नहीं लिख सकते. ठीक है. तो टेम्परिंग ना हो. टेम्परिंग मतलब कोई रॉन्ग एंट्री ना आ जाए उस पर. ठीक है. लेबरर्स मे बी पेड मोर देन वंस मंथ, बट आफ्टर ईच पेमेंट सेपरेट मस्टर रोल मस्ट बी प्रिपेयर्ड. मैंने कहा था जैसे ही लेबरों को पेमेंट हो गई है उसके बाद नया मस्टर रोल बनाया जाता है. ठीक है. द पेमेंट ऑन अ मस्टर रोल शुड बी मेड बाय सब डिविजनल ऑफिसर इन द प्रेजेंस ऑफ सबऑर्डिनेट कंसर्न who should testify to the payment as paid in my presence to the right person. मतलब समझ लो कॉन्ट्रैक्टर है. ठीक है. कॉन्ट्रैक्टर ने मस्टर रोल जेई को दे दिया. ठीक है. जेई उसको एई के पास ले गया. ठीक है. एई आपका एसडीओ हो गया. ठीक है. ठीक है. एई के पास ले गया, तो एई उसको जस्टिफाई करेगा या फिर उसको पास करेगा. ठीक है. बट वो अकेले अकेले बैठ के नहीं करेगा, किसी के प्रेजेंस में करेगा. या तो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर बैठा होगा या फिर वहां पे जेई बैठा होगा. ठीक है. सबऑर्डिनेट नहीं है ये, एई के सबऑर्डिनेट है, तो इन दोनों में से कोई एक वहां बैठा होगा. ठीक है. और फिर वो टेस्टिफाई करेगा कि हाँ भाई मेरे प्रेजेंस में ये सही आदमी को पेमेंट दी गई है. ठीक है. पेड इन माय प्रेजेंस टू द राइट पर्सन. ठीक है. After the payment has been made, STOs should certify as paid by me rupees on this. इतना पैसा मैंने दिया है इस डेट पे. The unpaid item should be recorded in part 2 register of arrears. ठीक है. हमने part 2 पढ़ा था. ठीक है. part 2 register of arrears. तो अगर कोई भी एरियर बच गया है, किसी को पैसा नहीं दे पाए हैं, ठीक है, बेसिकली फंड्स की प्रॉब्लम की वजह से, या फिर वो बंदा एब्सेंट है वहां पर, ठीक है, तो तब हम पार्ट 2 एरियर्स के रजिस्टर में उसको रिकॉर्ड कर लेंगे. Wages remaining unpaid for 3 months should be brought to notice of executive engineer who will decide if the wages should continue to be borne in the accounts of work. क्या मतलब? मैंने बताया था आपको अगर 3 महीने से ज्यादा कोई एरियर है तो पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही वो पेमेंट किए जाएंगे. ठीक है. तो ये मस्टरों की कुछ रूल्स थे आपके. ठीक है. और ये 2 रूल्स और हैं यहाँ पे. ठीक है. इफ द वर्क इज susceptible to measurement, the progress of work done should be recorded in part 3 of the muster roll form. On the contrary, it should be certified that work is not
ससेप्टेबल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अगर मेजरमेंट कर सकते हैं उसका, अगर उसका काम को मेजरमेंट करना है, हमें कोई ऐसा काम है जिसका मेजरमेंट, जैसे ब्रिक वर्क का मेजरमेंट है, ठीक है, ब्रिक वर्क पूरा किया है कि नहीं, तो पार्ट 3 में रिकॉर्ड करेंगे उसका मेजरमेंट। ठीक है, या फिर अगर वो मेजरमेंट के ससेप्टेबल नहीं है, मेजरमेंट उसकी नहीं की जा सकती, ठीक है, उसका काम हम मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसके सामने लिख देंगे वर्क इज नॉट ससेप्टेबल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, या तो मेजर करेंगे और पार्ट 3 में लिख देंगे, या फिर पार्ट 3 में हम लिख देंगे वर्क इज नॉट ससेप्टेबल ऑफ मेजरमेंट। At the close of the muster roll, following certificate should be recorded under: certified that the workers mentioned in the muster roll were actually employed by me on government work। ठीक है, ये आपका SDO वहां पे वेरीफाई कर देगा कि भाई सर्टिफाई करता हूँ ये सारा काम जो हुआ है, जो मस्टर रोल में जिसका एब्सेंस और मेजरमेंट ऑफ वर्क दिया गया है, वो एक्चुअली एम्प्लॉय किए गए थे गवर्नमेंट के काम के लिए। ठीक है, तो ये मस्टर रोल हो गया आपका। मस्टर रोल के 3 पार्ट्स हो गए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और ये रूल्स हो गए उसके। ठीक है, चलिए अब कुछ कुछ इरेगुलरिटीज, कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेबर्स एम्प्लॉयड ऑन अ मस्टर रोल नॉन ग्रुप अकॉर्डिंग टू क्लासेस। मैंने कहा था आपको पार्ट 1 में नॉमिनल रोल फॉर्म में आपको लेबर्स को उनके क्लास के हिसाब से ग्रुप करना है, अगर वो ग्रुप नहीं है तो वो भी एक इरेगुलरिटी है, एक प्रॉब्लम है। टेम्परिंग विद ओरिजिनल एंट्रीज एंड ओवरराइटिंग। ठीक है, जो भी ओरिजिनल एंट्रीज है उनके साथ टेम्परिंग की गई है, ठीक है, या फिर उन पे ओवरराइटिंग किया गया है और एसडीओ को नहीं बताया गया है, तो वो भी एक इरेगुलरिटी है। मस्टर रोल नॉट साइन डेली बाय सबऑर्डिनेट इंचार्ज। जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या फिर जेई है जिसको मेजरमेंट हर दिन चेक करनी होती है, वो मस्टर रोल पे साइन नहीं कर रहा है डेली, तो वो भी एक इरेगुलरिटी है। डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द डेली रिपोर्ट एंड द मस्टर रोल। ठीक है, अगर वहां पे जेई भी कोई डेली रिपोर्ट बना रहा है अपना कि भाई 50-60 लेबर आ रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्टर ने मस्टर रोल में 100 लेबरों का लिस्ट बना रखा है, तो वो भी डिस्क्रिपेंसी है एक, है ना। तो जेई अपना अपने लेवल पे जो भी रिकॉर्ड रख रहा है उसके बीच में और मस्टर रोल के बीच में जो रिकॉर्ड है, वो दोनों के बीच में कभी भी डिस्क्रिपेंसी, कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, करेक्शंस नॉट अटेस्टेड। कोई भी ओवर राइटिंग हुआ है, ठीक है, या फिर टेम्परिंग हुई है ओरिजिनल एंट्रीज के साथ, अब अटेस्ट नहीं किया, अटेस्ट मतलब उस पर साइन नहीं है एसडीओ के, कॉन्ट्रैक्टर के, तो वो भी एक इरेगुलरिटी है। डिले इन पासिंग द मस्टर रोल एंड इट्स पेमेंट। मस्टर रोल अगस्त एंड का है, ठीक है, और वो आ रहा है एसडीओ के पास सितंबर एंड में, 1 महीने बाद आ रहा है एसडीओ के पास वेरीफाई करने के लिए, तो वो भी एक इरेगुलरिटी है। ठीक है, लेट क्यों आए भाई। ठीक है, द मस्टर रोल शुड बी पास्ड फॉर पेमेंट बाय सब डिविजनल इंजीनियर इमीडिएटली आफ्टर इट इज क्लोज्ड। The payment against the muster roll should be made as early as possible. Delay in this procedure highly objectionable। ठीक है, मस्टर रोल काम एंड होने के 1-2 दिन के अंदर ही, एट द मैक्स 1 हफ्ते के अंदर एसडीओ के ऑफिस से पास हो जाना चाहिए। ठीक है, इनकरेक्ट एंट्री ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वर्क इन पार्ट 3 ऑफ द मस्टर रोल। ठीक है, समझ लीजिए कि 2 ही फ्लोर बने हैं और मस्टर रोल के पार्ट 3 के हिसाब से जिसमें मेजरमेंट ऑफ वर्क होता है उसके हिसाब से 3 फ्लोर बन चुके हैं, तो ये डिस्क्रिपेंसी है ना, है ना। Work done by labor should be measured accurately and a correct entry made in part 3 of the muster roll. Any attempt to show exaggerated quantity of work is a serious irregularity। ठीक है, आपके 2 ही दीवार खड़े हुए हैं बट मस्टर रोल में 3 दीवार का कॉस्ट लिया जा रहा है एसडीओ से, तो वो भी एक डिस्क्रिपेंसी है। ठीक है, चलिए प्रोसीजर फॉर कस्टडी एंड काउंटिंग ऑफ मस्टर रोल टू अवॉइड मिसयूज। ठीक है, कैसे मस्टर रोल को मेंटेन किया जाए और कस्टडी कैसे रखी जाए उसकी, ताकि उसके साथ कोई भी धांधलीबाजी ना हो। To avoid possible misuse of muster roll form, the account of muster roll forms in each divisional or subdivisional officer shall be maintained and registered in the form of CE54। ये आपका C54 एक और फॉर्मेट है। ठीक है, ये फॉर्मेट्स के नंबर्स आपको याद नहीं रखने, याद रखोगे तो अच्छी बात होगी, साइट पे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, वरना मैं आपको ये साइट, अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा CWPA 21 मस्टर रोल का फॉर्मेट, और दूसरा फॉर्मेट क्या पढ़ा है हमने, CE54। क्या पढ़ा हमने, CE54। ये आपका वो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट का रजिस्टर किसके पास होगा, एसडीओ के पास। इसमें क्या रहेगा, जितने भी मस्टर रोल्स हैं साइट पे उन सबका रिकॉर्ड रहेगा, ताकि कोई एक्स्ट्रा मस्टर रोल एसडीओ के पास ना आ जाए वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इशू अ सीरियल नंबर विल बी असाइंड टू ईच फॉर्म एंड द नंबर ऑफ वर्क, नेम ऑफ बर्थ नोटेड विद द डेटेड इनिशियल ऑफ डिस्बर्सिंग ऑफिसर। मतलब मस्टर रोल का फॉर्म या मस्टर रोल का रजिस्टर एसडीओ ही कॉन्ट्रैक्टर को देगा, उसमें एक सीरियल नंबर होगा, ठीक है, और नेम ऑफ वर्क होगा। ठीक है, सीरियल नंबर ऑफ द मस्टर रोल और नेम ऑफ वर्क किसके लिए है, ये ब्रिक वर्क के लिए है, कंक्रीटिंग के लिए है, फाउंडेशन के लिए है, विद द डेटेड इनिशियल ऑफ द डिस्बर्सिंग ऑफिसर। मतलब एसडीओ का इनिशियल भी होगा उस पे, इनिशियल मतलब साइन, सिग्नेचर विद साइन, कि हाँ भाई इस दिन इस सीरियल नंबर का इस काम के लिए मैंने एक मस्टर रोल इशू किया है। The signature with designation of the official to whom muster rolls are issued should be taken।
सिग्नेचर फॉर डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिशियल टू whom मस्टर रोल्स आर इशूड, मतलब मस्टर रोल जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, वो ब्रिक वर्क का कॉन्ट्रैक्टर है या कंक्रीटिंग का कॉन्ट्रैक्टर है या अर्थवर्क का कॉन्ट्रैक्टर है, उसके ऑफिशियल प्लस डेजिग्नेशन, मतलब वो कौन है, वो फोरमैन है कि वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्टर है क्या है, उसको वहां पे लिखना है। ठीक है। द मस्टर रोल फॉर्म्स रिमेन्स वैलिड फॉर द मंथ इन विच दे आर इशूड, all the form during the month must be returned to the issuing officer for immediate reissue under fresh numbers, मतलब मस्टर रोल इस मंथ के लिए इशू हुआ है, उसी मंथ में वो वैलिड रहेगा। उसके बाद वो आपको मस्टर रोल एसडीओ को वापस देना होता है डिस्बर्समेंट पेमेंट के लिए और नए मस्टर रोल इशू करवाने के लिए। ठीक है। एक मस्टर रोल का वैलिडिटी कब तक होता है? 1 महीने के लिए। पेमेंट्स मेड ऑन पेमेंट may only be made on valid form authenticated by disbursing officer. Voucher numbers and dates should be noted in the register against the entries of issue of forms. ठीक है। आपका जब भी इसके बाद आपको पेमेंट करनी है, जब मस्टर वापस आ गए हैं तो पेमेंट तभी करेंगे जब डिस्बर्सिंग ऑफिसर को देख लेगा कि हाँ भाई ये वैलिड फॉर्म्स हैं, ये वही फॉर्म्स हैं जो मैंने पहले इशू किए थे। ठीक है। उसके बाद इस फॉर्म के नंबर के वाउचर नंबर, वाउचर मतलब रसीद, रसीद और डेट, रसीद और जिस दिन उसको पेमेंट की गई है वो हमें इस रजिस्टर में एंट्री करनी है उसकी। ठीक है। सबसे पहले इस रजिस्टर में हमने एंट्री करी कि हाँ भाई हमने ये मस्टर रोल कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्टर वो मस्टर रोल वापस देगा तो वो पेमेंट करने के बाद उसका रसीद और उसका नंबर हम लोग उस रजिस्टर में फिर से एंट्री करेंगे कि हाँ भाई ये मस्टर रोल, पर्टिकुलर मस्टर रोल जो मैंने इशू किया था वो वापस आ गया है और उसका पेमेंट भी मैंने दे दिया है। ठीक है। मस्टर रोल लॉस और डिस्ट्रॉयड कैन ओनली बी रिटर्न ऑफ बाय सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। ठीक है। कभी भी अगर मस्टर रोल लॉस हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, अब सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कौन होता है? ये आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी ऊपर होता है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से एक ऊपर होता है आपका एसई। ठीक है। तो इसके साथ आप समझ पा रहे हो लॉस या डिस्ट्रॉय और मस्टर रोल कितना सीरियस इशू है। ठीक है। आपका एसई के लेवल का ऑफिसर ही इसको वेरीफाई कर पाएगा कि हाँ भाई ये एक जेन्युइन केस है। ठीक है। तो हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है मस्टर रोल लॉस हो गया है तो हम एक नया मस्टर रोल उनको दे देते हैं। ठीक है। चलिए, register of muster rolls for division and subdivision officer shall be kept in custody of divisional accountant and subdivision clerk respectively। ठीक है। कि जो रजिस्टर है जो एसडीओ के ऑफिस में रहता है वो किसके कस्टडी में रहता है? वो आपके डिविजनल अकाउंटेंट या फिर सब डिविजनल क्लर्क के कस्टडी में रहता है। ठीक है। अगर वो डिविजन ऑफिसर मतलब डबल ई, अगर वो डबल ई का है, अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का है तो वो डिविजनल अकाउंटेंट के पास रहेगा, और अगर सब डिविजन ऑफिसर मतलब ई का मस्टर रोल है वो, तो वो एसडीसी के पास रहेगा। ठीक है। तो आप समझ गए मस्टर रोल के 3 चीज समझ गए, एक तो रूल्स, दूसरा क्या प्रॉब्लम मस्टर रोल में आ सकती है, और तीसरा वो प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए वो प्रॉब्लम्स ना आए उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये एक मस्टर रोल का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो बढ़ते हैं। फिल इन द स्टैंडर्ड मस्टर रोल अकॉर्डिंग विद द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है। नेम ऑफ सेक्शनल ऑफिसर मतलब आपका जो एसडीओ है या फिर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसका नाम। ठीक है। नेम ऑफ सब डिविजन पीडब्ल्यूडी बीएनआर। बीएनआर मतलब बीएनआर बहुत पढ़ेंगे आप लोग। बीएनआर का मतलब होता है बिल्डिंग, बिल्डिंग एंड रोड्स। ठीक है। आपका पीडब्ल्यूडी का मेन काम बिल्डिंग एंड रोड्स का ही होता है। ठीक है। तो इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में बीएनआर लिखते हैं। ठीक है। नेम ऑफ वर्क। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आया कि क्या नाम है एसडीओ का। ठीक है। वो कौन से सब डिविजन को बिलोंग करता है, वो कौन सा काम ओवरसी कर रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज बिटवीन किलोमीटर 8 एंड 9 ऑफ GT9 जीटी रोड। ठीक है। जीटी रोड गुरु तेग बहादुर रोड होता है। ठीक है। कहाँ पर है? पानीपत में। किलोमीटर 8 एंड 9 मतलब 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 9 किलोमीटर के बीच, मतलब 1 किलोमीटर का रोड, 1 किलोमीटर का ब्रिज है ये। ठीक है। सैंक्शन वॉज रिकॉर्डेड बाई एसडीओ। इसने सैंक्शन रिकॉर्ड किया था कि हाँ भाई ये जो मस्टर रोल है मैं सैंक्शन कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है। तो सैंक्शन वॉज रिकॉर्डेड बाई एसडीओ पीडब्ल्यूडी बीएनआर करनाल बाय हिज लेटर नंबर दिस। ठीक है। इस लेटर के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को इसने ये काम अवार्ड किया था फॉर द एंगेजमेंट ऑफ लेबर एज अंडर फॉर 10 days। ठीक है। ये मस्टर रोल आपके 10 दिन के लेबर के लिए ही है। ठीक है। उसके बाद ये मस्टर रोल का वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। इन अगस्त 1996 सीरियल नंबर ऑफ मस्टर रोल। ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा जाएगा। ठीक है। इशूड ऑन 26 जून 1976। ठीक है। तो सीरियल नंबर ऑफ मस्टर रोल क्या है? P/15। इस डेट को इशू किया गया है। ठीक है। और क्या क्या वहां पे लेबर यूज करे कॉन्ट्रैक्टर पहले ही बताता है वो। ठीक है। बोलता है कि दो मेसन है मेरे पास जो 80 रुपीज पर डे चार्ज करेंगे, कारपेंटर एक है मेरे पास जो 80 रुपीज पर डे चार्ज करेगा, और 3 मजदूर है जो 50 रुपीज पर डे चार्ज करेगा।
ठीक है। उसके बाद आपका पार्ट 1 ये है, पार्ट 1 जिसमें आपको ग्रुप्स के अकॉर्डिंग उनके नाम लिखने हैं। तो पहला ग्रुप क्या है, मेसन, ये आपका कौन सा हो गया, नॉमिनल फॉर्म, पार्ट 1 नॉमिनल फॉर्म। रामनाथ सन ऑफ चंद्रराम वाज प्रेजेंट ऑन दिस डेट, ठीक है। अमरनाथ, ठीक, कारपेंटर रोशन, मजदूर ये और इनके अटेंडेंस, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया, ठीक है। अब पार्ट 2, उसके बाद आपका ये है, the SDO Shri Mahesh Kumar inspected the progress of the work on 3rd, 7th and 9th August. The muster was passed by SDO on this date and the payment was made on this under voucher number 68, ठीक है। वन कारपेंटर रोशन वॉज एब्सेंट ऑन द डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो रोशन डेट ऑफ पेमेंट में एब्सेंट था, तो ऑब्वियसली बात है इसका पेमेंट नहीं हुआ, तो इसका पेमेंट कहाँ चला जाएगा, पार्ट 2 में। और पार्ट 2 किसके लिए था, अरियर के लिए, ठीक है। द अरियर ऑफ वन मेसन शामू सन ऑफ करमू एंड वन लेबर लालू सन ऑफ हनीफ फॉर ₹60 वर आल्सो पेड एज पर प्रीवियस मस्टर रोल, ठीक है। हमारा इसके पहले जो मस्टर रोल था उसमें कोई अरियर था, तो वो भी हमने पेमेंट करी है। मैंने कहा था पार्ट 2 में दो चीजें रिकॉर्ड होती है, एक तो अरियर, कोई अगर एब्सेंट है तो उसका अरियर रिकॉर्ड होता है, दूसरा अगर पिछले मंथ का कोई अरियर भी पेमेंट हमने इस वाले मस्टर के अंदर करी है तो वो भी हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। वन लेबरर लहना सन ऑफ केसर फ्रॉम द प्रीवियस मस्टर रोल स्टिल रिमेन एब्सेंट, ठीक है। तो इसका अरियर अभी भी बाकी है, ठीक है। फिर आ गया पार्ट 3, जो भी हमने काम किया है वो कितना काम किया है, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 इन फ्लोर, टोटल लेड अप टू डेट एज 900 क्यूबिक मीटर की सीमेंट कंक्रीटिंग हुई है 1:2:4 स्पेसिफिकेशन की, एज पर प्रीवियस मस्टर रोल 725 क्यूबिक मीटर। प्रीवियस मस्टर रोल में सेम क्वांटिटी हमारी 725 क्यूबिक मीटर की थी और सेम स्पेसिफिकेशन का काम हमारा इस वाले मस्टर रोल में 900 क्यूबिक मीटर का है, ठीक है। ब्रिक मेसनरी लेड इन सीमेंट मोर्टार 1:8 रिटेनिंग वॉल, टोटल लेड 432 क्यूबिक मीटर एज पर प्रीवियस मस्टर रोल एंड नेल। मतलब प्रीवियस मस्टर रोल में कोई ब्रिक वर्क नहीं किया था हमने, और इस मस्टर रोल के हिसाब से ब्रिक मेसनरी का काम किया है 1:8 का, रिटेनिंग वॉल्स में 432 क्यूबिक मीटर का, ठीक है। द मेजरमेंट वाज टेकन ऑन 12th August 1996 एंड रिकॉर्डेड इन मेजरमेंट बुक नंबर 57 ऑन पेज 89 बाय द एसओ, ठीक है। तो ये आपका मस्टर रोल का एग्जांपल हो गया, ठीक है। सबसे पहले उनके नाम, दूसरा अरियर, तीसरा कितना काम किया है, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट से कम बाकी है, फटाफट सेशन 2 को ज्वाइन की, सेशन 2 का लिंक भेज रहा हूँ मैं गूगल क्लासरूम में, फटाफट ज्वाइन कीजिए उसको, ठीक है। हम उसमें मेजरमेंट बुक पढ़ेंगे अब नेक्स्ट, ठीक है। फटाफट सेशन 2 को ज्वाइन कीजिए। चलिए, मास्टर रोल का हमने एग्जांपल देख लिया था, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। अब देखते हैं इसका जो फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट था इसका, CWPA21, ठीक है। ये फॉर्म में कैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं वो देखते हैं। तो ये आपका आ गया फॉर्म नंबर CPWA21, मास्टर रोल का फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें आपका ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। पार्ट 1 सबसे पहला है, पार्ट 1 नॉमिनल रोल, जिसमें क्या क्या होगा, एक तो उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, मेसन, कारपेंटर, मजदूर, ठीक है। उनके नाम, उनके फादर का नाम, और इसके सामने डेट्स, डेट के नीचे उनका एब्सेंस या प्रेजेंस, ठीक है। अटेंडेंस, ठीक है, टोटल कितना अटेंडेंस हुआ, कितने पैसे हुए, ठीक है, टोटल कितना पैसा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ पे विद डेट एंड इनिशियल, मतलब इनका या तो थंब इम्प्रेशन या फिर इनका साइन, ठीक है। तो ये है, तो ये आपका एक मस्टर रोल होता है, ठीक है। कितना पैसा हुआ यहाँ पे लिखा होता है, तो इस डेट को हमने वो वेरीफाई करने के लिए भेजा है, ठीक है। और यहाँ पे एसडीओ के इनिशियल, यहाँ पर वो वेरीफाई करता है कि हाँ भाई इतने पैसे इनको दे देने हैं, ठीक है। तो ये आपका मस्टर रोल होता है, मस्टर रोल का फॉर्मेट है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक पढ़ेंगे कैजुअल लेबर रोल, ठीक है। ये कभी कभी तब होता है जब आपको इमरजेंसी का काम होता है, जैसे कोई रोड है, ठीक है, समझ लीजिए कोई रोड है, उस पर गड्ढा हो गया, तो भरना है गड्ढे को, इसके लिए हमें लेबर चाहिए 1 या 2 दिन के लिए, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा काम तो नहीं है, तो इसके लिए हम कैजुअल लेबर रोल यूज कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट होता है CBW22। इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस एज मेंशन्ड बिलो द यूज ऑफ मस्टर रोल इज डिस्पेंस्ड विद, मतलब मस्टर रोल यूज नहीं करते हैं हम। द पेमेंट टू लेबर इज मेड ऑन कैजुअल लेबर रोल, ठीक है। द नेम्स ऑफ द लेबरर्स आर नॉट गिवन ऑन दिस फॉर्म, ठीक है। इसमें लेबर के नेम नहीं गिवन होते हैं, सिर्फ कितने लेबर यूज हुए हैं वो होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओनली द नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेट एंड अमाउंट आर गिवन, ठीक है। कितने लेबर हमने एम्प्लॉय किए हैं, कितने दिन के कितने देर के लिए किया है, क्या उनका रेट है और कितना अमाउंट उनका बनता है।
द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच यूज ऑफ कैजुअल लेबर रूल इज परमिसिबल आर एज फॉलोज, ठीक है। परमिशन मतलब क्यों, क्योंकि इसमें मस्टर रोल की तरह इनका कितना इनने कोई अरियर है कि नहीं, या फिर इनका नाम क्या है, इनके पापा का नाम क्या है, क्या लेबर की क्लास है, ये सब नहीं गिवन होता, ठीक है। इन अर्जेंट केसेस व्हेन लेबर हैज टू बी एम्प्लॉयड कैजुअली एंड फॉर शॉर्ट पीरियड, ठीक है, जैसे मैंने बताया था रोड में इकट्ठा हो गया तो एक अर्जेंट केस ही है ना, ऑब्वियस सी बात है। जस्ट क्लोजिंग ब्रीथ इन अ कनाल, मतलब कनाल में कोई लीकेज हो रहा है तो उसको क्लोज करने के लिए, या फिर अर्जेंट सिल्ट क्लियरेंस ऑफ अ चैनल, मतलब सिल्ट क्लियरेंस क्या होता है, देखिए ये आपका चैनल होता है, ठीक है, इसमें पानी बह रहा है, ठीक है, पानी बह रहा है, पानी आता कहाँ से, रिवर से आता है, तो रिवर के साथ सिल्ट भी आएगा। सिल्ट सिल्ट आपका कुछ नहीं होता, सिल्ट आपका एक टाइप ऑफ सॉइल होती है, एक टाइप ऑफ सॉइल होती है, ठीक है, जो आपका नीचे जमा हो जाता है, ठीक है, ऐसे जमा हो जाता है। तो अगर जमा हो जा रहा है चैनल के अंदर सिल्ट, तो चैनल का वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जा रही है, तो सिल्ट को बाहर निकालना है, ठीक है, तो ये भी एक कैजुअल काम है, ठीक है, जो हमें एक दो दिन में करना है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डी सिल्टिंग, क्या बोलते हैं इसको, डी सिल्टिंग, ठीक है, डी सिल्टिंग या फिर सिल्ट क्लियरेंस, ठीक है। चलिए, इन केस ऑफ पेटी वर्क्स और रिपेयर्स व्हेन देयर आर फ्यू एंट्रीज ऑफ डेली लेबर, पेटी वर्क्स और रिपेयर मतलब समझ लीजिए किसी ऑफिसर ने बोला कि यार मेरे घर पे सीलन आ रही है, ठीक है, तो मेरे छत को ठीक करो, तो पेटी वर्क हो गया, छोटा सा काम है वो, तो 2 दिन लेबर में हो जाएगा, तो उसके लिए क्या बड़ा सा मस्टर रोल बनाना, कैजुअल लेबर रोल से काम हमारा चल जाएगा, ठीक है। एक मिनट, अटेंडेंस ऑफ लेबर इज रिकॉर्डेड बाय एसओ सेक्शन ऑफिसर, मतलब सेक्शन ऑफिसर आपका समझ लीजिए एसडीओ से एक लेवल नीचे होता है, बट वो इंजीनियरिंग विंग में नहीं आता है, वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन विंग में आता है, ठीक है, तो वो भी ये काम कर लेता है इन इस डायरी एंड डेली रिपोर्ट सेंड टू एसडीओ। अब देखिए पेटी वर्क तो बहुत होंगे ना यार, एक एक जगह गड्ढा तो होगा नहीं, या फिर किसी एक जगह तो रिपेयरिंग चलेगी नहीं, रिपेयरिंग तो बहुत जगह कर सकती है, ठीक है, तो अगर हर चीज पे एसडीओ आता रहे तो एसडीओ कितने काम देखेगा एक बार में, ठीक है, तो इसलिए कुछ हर जगह पे एक सेक्शन ऑफिसर तैनात किया जाता है, ठीक है, जो एसडीओ से एक लेवल नीचे होता है, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर तैनात किया जाता है, ठीक है, और वो ये छोटे छोटे पेटी वर्क्स को देखता है, ठीक है, अपनी डायरी में रिकॉर्ड करता है और फिर उसको एसडीओ को भेजता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ वर्क कैजुअल लेबर रोल इज प्रिपेयर्ड एंड पेमेंट इज मेड ऑन इट, इट इज केप्ट एज अ वाउचर, ठीक है, वाउचर में बताया था रसीद होता है, ठीक है, तो ये होता है कैजुअल लेबर रोल। बेसिकली कुछ नहीं है, छोटे मोटे काम के लिए अगर हमें मस्टर्ड यूज नहीं करना क्योंकि वो काफी कम्बरसम और बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो इसलिए हम कैजुअल लेबर टूल यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, पेमेंट टू वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट, अब ये क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड हो गए आपके, ठीक है, या फिर कोई ऐसा बंदा है जो बुलडोजर से काम कर रहा है एक्सकेवेशन का, ठीक है, तो ये सब बोलते हैं हम वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट, मतलब हमने 1 महीने या 2 महीने के लिए पूरा वो उस बंदे को या फिर उस इंस्ट्रूमेंट को या फिर उस मशीन को यूज किया, ठीक है, तो इसलिए इनका जो काम होता है, इनका जो पैसा होता है, हम मंथली पे करते हैं, ठीक है, लेबर को डेली या फिर एक हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार हम पेमेंट करते हैं, बट वर्क एस्टैब्लिशमेंट को हम जनरली मंथली पे करते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है, या फिर कोई ऐसा बंदा है जो कोई मशीन से काम कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, बुलडोजर से काम कर रहा है, एक्सकेवेटर से काम कर रहा है, तो उनको हम मंथ के एंड में देते हैं पैसा, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है ये। The work charge establishment is paid monthly. Work charge rolls are prepared by sectional officers in form DFR PW29, ठीक है, DFR PW 29 ये भी एक फॉर्म है जिसमें हम वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का जो पेमेंट है वो हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द लास्ट वर्किंग डे, ठीक है, ये जो इनका जो भी पेमेंट होता है हम लास्ट वर्किंग डे में इस वाले फॉर्मेट में प्रिपेयर करते हैं एंड सबमिटेड टू द डिविजनल ऑफिसर थ्रू द सब डिविजनल ऑफिसर पासिंग ऑफ पेमेंट, ठीक है, डिविजनल ऑफिसर मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एई के थ्रू हम वर्क एस्टैब्लिशमेंट का पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस देख रहे हो आप, मस्टर रोल जो था लेबर के लिए वो तो आपका एसडीओ कर देता रहा पास, ठीक है, उसमें आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट वर्क एस्टैब्लिशमेंट की पेमेंट ज्यादा बनती है, ठीक है, इसलिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक पहुंचाना होता है इसको, ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर किसको देगा, एसडीओ मतलब असिस्टेंट इंजीनियर को, वो साइन करेगा, उसके बाद भेजेगा उसको डिविजनल ऑफिसर के पास, डिविजनल ऑफिसर मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास, ठीक है, फिर वो करेगा फाइनल पेमेंट उसकी, ठीक है, तो मस्टरों की फाइनल पेमेंट कौन करता था, एसडीओ, और वर्क एस्टैब्लिशमेंट कौन करेगा, डिविजनल ऑफिसर। The name of the work and the head of the account to which
pay is chargeable and the authority for which the sanction of the appointment of the establishment should always be given on the work charge rule. मतलब जिसको पैसा देना है और जिस अथॉरिटी पे इसको सैंक्शन किया था इस अपॉइंटमेंट को, ठीक है, मतलब इसको, मतलब सिक्योरिटी गार्ड हो गया, अगर सिक्योरिटी गार्ड समझ लीजिए, तो इसको किसने एम्प्लॉय किया है वहां पे, ठीक है। आप जब साइट पे जाएंगे देखेंगे सिक्योरिटी गार्ड्स को एम्प्लॉय करने वाले थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं जो सिक्योरिटी गार्ड को भेजती है साइट पे, ठीक है। तो उनके नाम पे ये पेमेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वो कंपनी वो पैसा सिक्योरिटी गार्ड को देती है, ठीक है। द पेमेंट इज मेड बाय subdivision officer in the presence of sectional officer. The SDO and SO then certify the payment on the payroll. It is treated as a voucher of the payment. जब डिविजनल ऑफिसर को वेरीफाई कर देता है उसके बाद एसडीओ इन द प्रेजेंस ऑफ सेक्शनल ऑफिसर वो पेमेंट दे देता है साइट पे, ठीक है। देन सर्टिफाइड पेमेंट ऑन द पेरोल, इट इज ट्रीटेड एज अ वाउचर ऑफ द पेमेंट। आप जब पेमेंट हो चुका है तो उसकी रसीद रखा जाता है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं वर्क एस्टैब्लिशमेंट का। Prepare a bill for voucher establishment for 1 month employed for the construction of government primary school Prem number Ambala. Sanction was given to the employee for under mentioned establishment by executive engineer PWD BNR Ambala by the letter number this, ठीक है। आप समझ ही गए हैं क्या है ये सब, ठीक है। तो हम समझते हैं इसका बिल कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये उसका बिल है, ठीक है। पे बिल ऑफ वर्क एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। मंथ ऑफ पेमेंट, ठीक है, कौन सी ब्रांच है, सब डिविजन कौन सी है, वर्क चार्ज टेम्पररी और कैजुअल फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। फेब्रुअरी के लिए जो भी वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वहाँ पे, ठीक है। वाउचर नंबर लिखा हुआ है, स्टेट, डिवीजन, बिल नंबर, पे बिल, ये सब नॉर्मल चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब सब डिविजनल ऑफिसर और डिविजनल ऑफिसर, ठीक है। अब आइटम नंबर, नेचर ऑफ रीइंबर्समेंट डेजिग्नेशन, ठीक है। अब वैसे रणबीर सिंह था, ये था वर्क मिस्त्री, ठीक है। 1 महीने के लिए हम इस मिस्त्री को हमने एम्प्लॉय किया था, ठीक है। पेमेंट कितनी हुई, 2500, ठीक है। अब यहाँ पर मिसलेनियस रिकवरीज, फाइन या एडवांस, हमने क्या पता इसको पहले दिन पे 200 रुपए एडवांस दिया हो, ठीक है, तो वो इसके पेमेंट से कट जाएगा। तो नेट पेमेंट कितना बचा, 2300। उसका प्रकाश, प्रकाश है वॉचमैन वहाँ का, सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ का, ठीक है। इसका नेट पेमेंट बनता है 1500 और इसको हमने कुछ एडवांस दिया होगा 100 रुपए का, ठीक है। तो वो कट गया, उसके बाद कितना बच गया इसका, 1400 रुपए बच गया, ठीक है। टोटल पेमेंट कितनी हो गई, 3500, ठीक है। तो फरवरी महीने के लिए जो भी वर्क एस्टैब्लिशमेंट है उसका बिल कितने का बना, 3700 का, ठीक है। इसको सबसे पहले एसडीओ साइन करेगा, उसके बाद डिविजनल ऑफिसर साइन करेगा, ठीक है। उसके बाद ये पेमेंट कर दी जाएगी। तो ये आपका वर्क एस्टैब्लिशमेंट के लिए पे बिल है, फॉर्म नंबर 29, ठीक है। हमने दो तरह की चीजें पढ़ ली, पहले पढ़ा हमने मस्टर रोल, ठीक है, मस्टर रोल, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कैजुअल लेबर रोल, ठीक है, कैजुअल लेबर रोल, ठीक है। उसके बाद क्या हमने पढ़ा, पेमेंट फॉर वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, पेमेंट फॉर वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। तो ये काफी थ्योरेटिकल चैप्टर है बट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, ठीक है। कोई साइट पे जाएंगे तो पेमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है साइट की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। इसमें कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट हम एमबी में, ये एमबी बेसिकली क्या था आपका, पार्ट 3 था। पार्ट 3 किसका था, ये पार्ट 3 ऑफ मस्टर रूल, ठीक है। जनरली आपका पार्ट जो मस्टर रूल होता है वो मस्टर रूल के साथ अटैच नहीं किया जाता है, ये ठीक है, ये आपका अलग से बनाया जाता है, बट ये ओवरऑल आपका मस्टर रूल का ये एक पार्ट होता है, ठीक है। चलिए, A measurement book is the original record of all kind of work which is susceptible to measurement, ठीक है। जो भी काम जिसका मेजरमेंट करके पेमेंट करनी है उसका ओरिजिनल रिकॉर्ड एमबी में रखा जाता है। और एंट्रीज इन मेजरमेंट बुक फॉर्म द बेसिस ऑफ पेमेंट, ठीक है। जो भी पेमेंट करनी है वो मेजरमेंट बुक के हिसाब से ही होगी, ठीक है। The rules should therefore be observed while writing in a measurement book so that entries are reliable, clear and self-explanatory and all chances of making double payment are avoided. Obvious सी बात है, पैसों का मामला है तो इसलिए बहुत ही अटेंटिवली और हर रूल को फॉलो करते हुए एफडी को मेंटेन करना होता है। All the works of construction or maintenance and repairs or the supplied in connections with the work are got done by the PWD to contractors, suppliers or by employing daily labor are recorded in the measurement book, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या सप्लायर है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर जो काम करता है या फिर सप्लायर जो कोई भी आइटम सप्लाई करता है काम करवाने के लिए, इन सब का रिकॉर्ड हमें पीडब्ल्यूडी रखता है मेजरमेंट बुक में। टोटल क्वांटिटी से कैलकुलेटेड पेमेंट्स आर मेड ऑन द बेसिस, ठीक है। तो जो भी टोटल पेमेंट है वो इसी के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। चलिए
रिकॉर्ड अ मेजरमेंट, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर हैंडलिंग अ मेजरमेंट बुक। तो इंस्ट्रक्शंस है इसकी, each set of measurement should begin with the following information so that it's clear and easily distinguished from the other entries in case the bills are for work done। ठीक है, अब एमबी आपके दो चीजों के लिए होती है, ठीक है, एक तो वर्क डन के लिए, ठीक है, एक्सकेवेशन किया है या कंक्रीटिंग करी है, ब्रिक वर्क करा है उसके लिए, या फिर सप्लाई ऑफ आइटम, ठीक है, कोई चीज का सप्लाई है, सप्लाई ऑफ आइटम, ठीक है, सप्लाई ऑफ आइटम मतलब फर्नीचर सप्लाई किया है ऑफिस में, ठीक है, या एग्रीगेट सप्लाई किया है या सीमेंट सप्लाई किया है, ठीक है। तो एमबी आपकी दो चीज के लिए बनती है, तो काम किया गया है या फिर कोई आइटम सप्लाई किया गया है। तो पहला पहला टाइप ये है और दूसरा टाइप ये है, ठीक है। तो पहला टाइप का पढ़ते हैं, अगर कोई काम के लिए, कोई किसी वर्क के लिए हमने मेजरमेंट बुक बनाई है, तो क्या क्या उसमें एंट्री करने से पहले हमें मेंशन करना होता है। फुल नेम ऑफ द वर्क, ठीक है, जो भी काम है उसका पूरा पूरा नाम, एक्सकेवेशन या फिर कंक्रीटिंग, सिचुएशन ऑफ वर्क, क्या कहाँ कर रहे हैं हम, ग्राउंड फ्लोर में कर रहे हैं या फर्स्ट फ्लोर में कंक्रीटिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर का नाम, कॉन्ट्रैक्टर को हमने अवार्ड किया है वो काम, नंबर एंड डेट ऑफ इस एग्रीमेंट, मतलब किस दिन को हमने कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया था, डेट ऑफ रिटर्न ऑर्डर टू कमेंस वर्क, किस दिन को हमने ये कहा था कि आपको काम शुरू करना है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, किस दिन शुरू किया, किस दिन कंप्लीट किया, और किस दिन हमने मेजरमेंट करी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मेजरमेंट रिकॉर्ड करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। और ये कब लिखनी है, जब हम किसी कोई काम कराने के लिए एमबी बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब दूसरा दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप ये होता है आपका सप्लाई ऑफ मटेरियल, ठीक है, कंक्रीट की सप्लाई, सीमेंट की सप्लाई हो रही है, ठीक है, या फिर एग्रीगेट का सप्लाई हो रहा है या फिर फर्नीचर का सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो क्या क्या लिखा होना चाहिए उसमें, सप्लायर का नाम, सप्लाई कौन कर रहा है, नंबर एंड डेट ऑफ इस एग्रीमेंट और ऑर्डर, जिस दिन को हमने उसको एग्रीमेंट वेरीफाई किया था कि हाँ भाई हम आपके साथ एग्रीमेंट में आ रहे हैं, पर्पस ऑफ सप्लाई, क्यों सप्लाई करवा रहे हैं वो काम, ठीक है। मे बी ईदर ऑफ द फॉलोइंग, स्टॉक व्हेन सप्लाईज आर फॉर स्टॉक पर्पसेस, मतलब कोई स्टॉक, मतलब समझ लीजिए ऑफिस में रजिस्टर है, तो रजिस्टर बहुत सारे होने चाहिए, तो उसका एग्रीमेंट करेंगे किसी कंपनी के साथ कि आपको हर महीने हमको 100 रजिस्टर देने हैं, ठीक है। तो एक रीजन ये हो सकता है कि हमारे पास हर महीने 100 रजिस्टर काम आता ही आता है, तो वो एक रीजन हो सकता है, या फिर परचेज फॉर डायरेक्ट इशू, ठीक है, मतलब हम लोग कोई फर्नीचर है ऑफिस के लिए, तो डायरेक्टली उसको परचेज करके इशू कर देंगे ऑफिस को, तो वो एक पर्पस हो सकता है काम का, ठीक है। या फिर पर्पस फॉर इशू टू द कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि भाई हमें सीमेंट चाहिए, 50 बैग पूरी सीमेंट चाहिए, तो आप हमें इशू करवा के दे दीजिए, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी क्या करेगा, हम अंबुजा सीमेंट के साथ आएगा एग्रीमेंट में, बोलेगा हमें 50 बोरी ऑफ सीमेंट चाहिए, तो वहां से वो सीमेंट सप्लाई होगी, उसके बाद हम वो कॉन्ट्रैक्टर को इशू कर देंगे। तो इन तीनों में से कोई भी रीजन हो सकता है सप्लाई ऑफ मटेरियल्स का, ठीक है। डेट ऑफ रिटर्न ऑर्डर टू कमेंस सप्लाई, ठीक है, किस दिन से हमें वो सप्लाई चाहिए, डेट ऑफ एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, किस दिन वो सप्लाई किए गए एक्चुअली, और डेट ऑफ मेजरमेंट, किस दिन हमने मेजर किया कि हाँ भाई 50 बोरी का हमने ऑर्डर किया था, तो 50 बोरी ऑफ सीमेंट ही हमारे पास आया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको मेजरमेंट से पहले रिकॉर्ड करनी होती है, ठीक है। कौन से केस में, सप्लाई ऑफ मटेरियल के केस में, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा था, काम कराने के केस में क्या क्या हमें रिकॉर्ड करना है, और ये है हमारा सप्लाई ऑफ मटेरियल के केस में क्या क्या हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर एंड डेट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तभी करेंगे जब हमारे पास कोई टेंडर आ चुका हो, ठीक है। तो हम पहले क्या बोलेंगे कि हमें इस काम के लिए 50 बोरी ऑफ सीमेंट हर महीने चाहिए, ठीक है। तो अंबुजा सीमेंट हमें टेंडर भेजेगा कि हाँ भाई 50 सीमेंट का ये रेट है, तो हर महीने में इतना आपको चार्ज करूंगा, ठीक है। तो हम एग्री करेंगे, उसके बाद ही एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। एग्रीमेंट या ऑर्डर तभी बनता है जब हम किसी का टेंडर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यस, पहले टेंडर आएगा, उसके बाद हम लोग एग्रीमेंट पे आएंगे उस कंपनी के साथ, ठीक है। उस कंपनी को पता ही चलेगा 50 कट्टे चाहिए, तभी लगेगा जब हम टेंडर निकालेंगे, है कि नहीं। तो टेंडर ऑब्वियसली टेंडर पहले लगेगा, वह टेंडर हम निकालेंगे, उसके बाद एग्रीमेंट में आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हम समझ गए, ये इन्फॉर्मेशन वहां पे होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर हैंडलिंग अ मेजरमेंट बुक, जैसे मास्टर रोल को हैंडल करने के रूल्स थे, तो ऑब्वियसली बात है मेजरमेंट बुक को हैंडल करने के भी रूल्स होंगे, ठीक है। क्या क्या रूल्स है देख लेते हैं। द पर्सन मेकिंग द मेजरमेंट मस्ट क्लोज ईच सेट ऑफ मेजरमेंट विद its इनिशियल, मतलब जब भी मेजरमेंट क्लोज हुआ है, मतलब आज मेरे को 3 दीवारों का ब्रिक वर्क मेजर करना था,
तो जब मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो उसको वहां पे लिखना है कि हाँ भाई ये मेजरमेंट एंड हो गई है, और वहां पे वो साइन कर देगा अपना, ठीक है। ऑल मेजरमेंट शुड बी नीटली रिकॉर्डेड इन अ मेजरमेंट बुक एंड नोवेयर एल्स, ठीक है। जो मेजरमेंट है मेजरमेंट बुक के अंदर ही रिकॉर्ड करनी है, कहीं और रिकॉर्ड नहीं करेगा वो, ठीक है। इट इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल टू रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन अ नोटबुक और एंड टू कॉपी देम डाउन लेटर ऑन इन द मेजरमेंट बुक। ऐसा नहीं करना कि आप कोई रफ नोटबुक ले गए, वहां पे पहले आपने पहले मेजरमेंट करी, उसके बाद मेजरमेंट बुक में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपको। आपको मेजरमेंट एक ही बार लिखनी है, एक ही बार करनी है, एक ही बार लिखनी है, और किस में लिखनी है? मेजरमेंट बुक में, किसी और चीज में नहीं। In order that the measurement book forms a reliable record which can be produced as an evidence in a court or interpolation overriding a consider objectionable। obviously बात है, जैसे मस्टर रोल को अभी मस्टर रोल में भी देखा था हमने कि मस्टर रोल में कोई डिस्प्यूट आ गया या कोई आर्ग्यूमेंट हो गई कॉन्ट्रैक्टर के साथ, तो वो आर्ग्यूमेंट कब हम सहमति कब ला सकते हैं आर्ग्यूमेंट के बीच में? तभी जब हमारे पास कोई एविडेंस हो, ठीक है। तो एविडेंस वो कब एविडेंस माना जाएगा? कब? जब वो प्रॉपरली मेंटेन्ड होगा, और प्रॉपरली मेंटेन मतलब कोई ओवरराइडिंग नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। अगर कोई भी ओवरराइडिंग करेक्शन हुआ है तो उसमें उसको नीटली क्रॉस करना है, ठीक है, और सही चीज लिखकर उस पे जो जिस बंदे ने करेक्शन किया है उसके साइन होने चाहिए उसमें, ठीक है। जैसे मस्टर में देखा था हमने, वैसे ही एमबी में भी है, ठीक है। The page of a measurement book are machine numbered and are certified by checking and counting. Entries in a measurement book are to be made continuously without leaving any blank pages, ठीक है। मेजरमेंट बुक में पेज नंबर लिखे होते हैं, कोई भी पेज आपको बीच में ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है। एनी पेज लेफ्ट ब्लैंक एंडलेसली, अगर गलती से कोई पेज छूट गया है तो उसको क्रॉस कर देना है आपको, ठीक है। जैसे पेपर लिखते हो आप आंसर शीट में, कभी अगर बीच में कोई पेज छूट गया गलती से, तो क्रॉस मार्क उसको आप क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है वो, ठीक है। एंट्री शुड बी मेड इन इंक एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। पेंसिल से नहीं लिखना मेजरमेंट, ठीक है, इंक पेन से लिखना है। पेंसिल तो इरेजर के लिख सकता है ना कुछ और, तो इसलिए पेन से हमें रिकॉर्ड करना है मेजरमेंट, ठीक है। एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम कंटेन्स एंड एरिया शुड बी मेड इन इंक इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। जो भी मेजरमेंट का आप मेजर कर रहे हो, उसका जो मेजरमेंट लिख रहे हो एमबी में, वो आपको पेन से ही लिखना है, पेंसिल से नहीं लिखना, ठीक है। चलिए, the measurement the measurement should clearly indicate if they are first and final or they relate to a running account, in which case the number of bills should be indicated, ठीक है। मतलब अगर कोई ब्रिक वर्क है, आपने जैसे आज 3 वॉल्स का मेजरमेंट किया, पर टोटल आपके 10 वॉल्स हैं, ठीक है। तो आप वहां पर लिखोगे कि हाँ भाई ये मेजरमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कल जब और दीवारें बन जाएंगी तो मैं और मेजरमेंट यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो ये आपको वहां पे लिखना है, ठीक है। तो इस केस में रेफरेंस टू प्रीवियस मेजरमेंट शुड ऑलवेज बी गिवन, ठीक है। आपको कुछ याद आ रहा होगा, इससे कुछ याद आ रहा होगा क्या? देखिए, इस वाले में आपको याद है, यहाँ पे देखिए, सीमेंट कंक्रीट टोटल लेड अप टू 900 क्यूबिक मीटर एज प्रीवियस मस्टर रोल वाज 75 किलोमीटर। आप बोलोगे कि यहाँ पर प्रीवियस मस्टर रोल में जो काम था वो यहाँ पर लिखा ही क्यों है? वो इसलिए लिखा है क्योंकि कंक्रीटिंग पिछले मस्टर रोल में कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो पिछला काम था वो भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है ये? यहाँ पर यही बोल रहा है, ये चीज बोल रहा है। एक मिनट, हाँ, यही बोल रहा है कि कोई भी अगर प्रीवियस मेजरमेंट हुई है, जैसे आपने आज आपने 2 दीवारें मेजर करी और कल आपने करी थी 3 दीवारें, ठीक है। तो वो जो 3 दीवारें आपने कल करी थी उसका भी रेफरेंस आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। इन द लैटर केस रेफरेंस टू प्रीवियस मेजरमेंट शुड ऑलवेज बी गिवन एंड द एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क शुड आल्सो बी रिकॉर्डेड इन द लास्ट सेट ऑफ मेजरमेंट ऑन अ रनिंग अकाउंट, ठीक है। अगर रनिंग अकाउंट है इसका मतलब कंटिन्यूअस ऑपरेशन है वो, ठीक है। पिछली बार भी आपने कुछ मेजर किया था सेम काम में, सेम काम को सेम काम में का जो आगे वाला काम है वो मेजर कर रहे हैं आज, तो पिछला वाला काम को भी रेफरेंस आप देंगे। Index of measurement book should always be kept up to date, should indicate the name of the contractor and the pages where their work are given, ठीक है। इंडेक्स मतलब समझते हैं आप, नोटबुक में इंडेक्स होता है, तो वो आपको मेंटेन करना है कि ये वाला काम इस पेज नंबर पे है, ये वाला काम इस पेज नंबर पे है। While writing a measurement book, no line should be left blank, nor any blank space should be left at the end of the pages, ठीक है। आपकी एंट्रीज कंटिन्यूस होनी चाहिए, एंट्रीज के बीच में कोई ब्लैंक स्पेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईच सेट ऑफ मेजरमेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट टोटल क्वांटिटीज ऑफ ईच डिस्टिंक्ट आइटम ऑफ वर्क इज टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। जैसे कंक्रीटिंग का आपने हर दिन मेजरमेंट करी, उसके बाद जब कंक्रीटिंग एंड हो जाती है तो एंड में लिखना है कि हाँ भाई इतनी कंक्रीटिंग हुई थी हमारे मेजरमेंट बुक के हिसाब से, ठीक है। द रेट
is generally filled in by the subdivision officer and after he satisfied with the entries made in the measurement book। ठीक है, रेट जो उस काम का रेट है ना, वो आपको नहीं लिखना एमबी में। ठीक है, वो आपका सब डिविजन ऑफिसर लिखेगा। आपका एसडीओ पहले देखेगा कि भाई कितना काम हुआ है, उसके हिसाब से देखेगा कि शेड्यूल ऑफ रेट से क्या रेट बनता है उसका, वो रेट लिखने के बाद उसके बाद पेमेंट करेगा। ठीक है, आफ्टर फुल्ली सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ ऑफ द एंट्रीज एंड रेट्स ऑफ दिस आइटम, द सब डिविजन ऑफिसर राइट्स डाउन ऑर्डर टू हिज क्लर्क टू चेक अप एंड प्रिपेयर द बिल। ठीक है, पूरा उसे चेक कर लिया कि भाई आइटम का क्वांटिटी सही लिखा हुआ है, रेट लिख दिया, टोटल कॉस्ट निकाल लिया, उसके बाद क्लर्क को भेज दिया कि आप भाई फिर से वेरीफाई कीजिए और इसका बिल प्रिपेयर कीजिए। आफ्टर चेकिंग एंड प्रिपेयरिंग द बिल, द क्लर्क राइट्स डाउन ऑन द एब्स्ट्रैक्ट अंडर हिज डेटेड इनिशियल चेक एंड बिल्ड। ठीक है, एसडीओ से बिल मिलने के बाद क्लर्क उसका फाइनल बिल बनाएगा, उसको चेक करेगा और अपने साइन वहां पे कर देगा। ठीक है, while making payment a voucher stamp as per specimen given below is fixed on the extract। ठीक है, paid by voucher number this date SDO के इनिशियल। ठीक है, जो भी एमबी का उसने पेमेंट उसने पास किया है उसके नीचे ये लिखा होता है ऑलरेडी। ठीक है, उसमें वाउचर नंबर लिखा होता है, डेट लिखा होता है, एसडीओ के इनिशियल होते हैं उसमें। ठीक है, all pages on which the entries pertaining to the bill exist are crossed in red diagonal lines and abstract is crossed twice by diagonal lines। ठीक है, जो भी पेमेंट एमबी में जो भी मेजरमेंट है जिसका पेमेंट हो चुका है उसको एक बार ऐसे करके क्रॉस कर देगा एसडीओ। ठीक है, और उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब मैंने बताया था एक समरी होती है लास्ट में, जो लिखा होता है कि भाई टोटल इतना काम हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट को 2 बार क्रॉस करेगा वो। इसके बाद आफ्टर द पेमेंट, आफ्टर पेमेंट पेमेंट हो जाती है तो मेजरमेंट बुक का हर पेज को एक बार क्रॉस करना है उसको, और जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको 2 बार क्रॉस करना है। क्रॉस का मतलब किस लाइन में, रेड पेन से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पेमेंट हो चुका है। ठीक है, the loss of measurement book serious matter है, it should be reported immediately to the higher authority along with statement explaining the circumstances under which it is lost। अगर एमबी लॉस हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है ये बहुत सीरियस मैटर है, आपको हाई अथॉरिटी मतलब सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर, मैंने बताया था आपको एसई के पास जाता है कोई भी केस अगर लॉस ऑफ मेजरमेंट बुक होती है। ठीक है, द रिपोर्ट में ऑल्सो बी लॉस टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन फॉर द लॉस। ठीक है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखाएंगे आप। ठीक है, उसका कॉपी भी आप देंगे हायर अथॉरिटी को कि हाँ भाई हमारा एमबी गुम गया है। ठीक है, और लार्ज वर्क सेपरेट एमबीज में भी केप्ट। अगर बहुत बड़ा काम है तो कंक्रीटिंग के लिए अलग बनाएंगे आप। ठीक है, कंक्रीटिंग के लिए आपकी अलग एमबी होगी। ठीक है, ब्रिक वर्क के लिए अलग एमबी होगी। ठीक है, फ्लोरिंग के लिए अलग एमबी होगी। तो हर एक काम के लिए अलग अलग मेजरमेंट बुक आप मेंटेन करोगे। On the day in which measurements are to be taken, prior notice may be given to the contractor about the time and the place of measurement। जिस दिन एसडीओ को आके वेरीफाई करना है मेजरमेंट, उसके एक दिन पहले वो कॉन्ट्रैक्टर को बोलेगा कि हाँ भाई कल हम मेजरमेंट के लिए साइट पे आ रहे हैं। ठीक है, सिग्नेचर में भी ऑब्टेन एट द बॉटम ऑफ द एमबी इन टोकन ऑफ एक्सेप्टेंस इन द ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट लेटर ऑन। ठीक है, मतलब जब मेजरमेंट कर लेगा एसडीओ उसके बाद एसडीओ एमबी में एक साइन कर देगा नीचे हाँ भाई कि ये मेजरमेंट मैंने मेजर कर ली है साइट पे, ताकि बाद में एसडीओ ना बोले कि हाँ भाई मैंने तो कराई नहीं मेजरमेंट। ठीक है, तो उसका एमबी पे साइन ही वो प्रूफ है कि एसडीओ साइट पे आके वो मेजरमेंट करके जा चुका है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका एक मेजरमेंट बुक का एग्जांपल है। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल का मतलब क्या है, ये वर्क कंप्लीट होने के बाद एक बार में पैसे दे दिए गए हैं उसको। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। नेम ऑफ वर्क एनुअल रिपेयर टू प्राइमरी स्कूल एट अजीतवाल, सिचुएशन ऑफ वर्क अजीतवाल। ठीक है, अजीतवाल पे काम हुआ था, अजीतवाल में। एजेंसी बाय विच वर्क एग्जीक्यूटेड श्री हुकुम सिंह कॉन्ट्रैक्टर, इस कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया गया था। नंबर एंड डेट ऑफ एग्रीमेंट वर्क ऑर्डर नंबर 39। ठीक है, वर्क ऑर्डर 39 था ये, और किस दिन ये वर्क ऑर्डर दिया गया था 1996 24 अप्रैल को। ठीक है, डेट ऑफ रिटन ऑर्डर टू कमेंस वर्क, इस दिन से वो काम कमेंस करना था। ठीक है, 29 अप्रैल को कमेंस करना था। कंप्लीशन ऑफ वर्क 5 जुलाई को काम हो गया, और 22 जुलाई को एसडीओ ने आके साइट पे मेजरमेंट करी। ठीक है, तो क्या क्या काम किया गया है, सीमेंट प्लास्टर। ठीक है, सीमेंट पॉइंटिंग, व्हाइट वॉशिंग, पेंटिंग। ठीक है, चॉकलेट मतलब ब्राउन ब्राउन कलर की पेंटिंग करी गई है। ठीक है, तो लेंथ कितना था उसका, ब्रेथ कितना था, डेप्थ, प्लास्टर को डेप्थ होता नहीं है कि कितना हुआ। ठीक है, तो ये क्वांटिटी गिवन है, टोटल क्वांटिटी कितनी हुई, टोटल क्वांटिटी कितनी हुई, ये तो आपकी एस्टिमेशन जो हमने चैप्टर 1 में एस्टिमेशन करा था उसी की तरह है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर यूज हो रही है। ठीक है, ठीक है,
तो मेजरमेंट बुक में सबसे पहले आपने क्या ये सब चीजें लिखी, तो हमने पहले पढ़ा था ये सब लिखनी होती है। उसके बाद काम का क्वांटिटी, तो हमने काम कराया उसका क्वांटिटी, ठीक है। और भी काम है, और भी काम किए थे उसने, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट मैंने बताया था समरी टाइप की होती है कि सीमेंट प्लास्टर टोटल कितना हुआ, इतना हुआ, ठीक है। सीमेंट पॉइंटिंग कितना हुआ, इतना हुआ, ठीक है। वाइट वॉशिंग इतना हुआ, ठीक है। चॉकलेट कलर की पेंटिंग इतना हुआ, ठीक है। रेट्स यहाँ पे एम्प्टी है, ठीक है। ये रेट्स कौन लिखेगा, ये रेट एसडीओ लिखेगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो एसडीओ ये चीजें वेरीफाई करेगा साइट पे आके, ठीक है। साइट पे आके वेरीफाई करेगा ये मेजरमेंट, उसके बाद उनके रेट्स यहाँ पे लिखेगा, ठीक है। उसके बाद इसको पास करेगा, ठीक है। टोटल कितना पैसा हुआ यहाँ पे लिखेगा एसडीओ, ठीक है। अब एसडीओ मोहनलाल, सेक्शनल ऑफिसर, यहाँ पे मोहनलाल के साइन होंगे और यहाँ पे सेक्शनल ऑफिसर का साइन होगा, ठीक है। मेजरमेंट किस दिन हुई थी, 22 जुलाई को, ठीक है। तो ये आपका मेजरमेंट बुक का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। मेथड ऑफ पेमेंट आफ्टर मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन एमबी, ठीक है। आपका मेजरमेंट को तो उसने मेजरमेंट बुक को तो वेरीफाई कर दिया, उसके बाद आपका पेमेंट कैसे करनी है वो बता रहा है ये, ठीक है। आफ्टर मेजरमेंट रिकॉर्डेड द क्वांटिटीज आर वर्कड आउट एंड फिल्ड इन द कंटेंट ऑफ एरिया कॉलम, द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रिपेयर द रेट ऑलरेडी एग्रीड अपॉन एंड द एमबी इज सबमिटेड टू द पेइंग ऑफिसर एसडी और डिविजनल ऑफिसर after thorough checking scrutiny and on being satisfied he fills the rates if not already recorded by the assistant officer of or will modify the rates recorded by the SO if it thinks as per the condition of the contract, ठीक है। सबसे पहले तो वो देखेगा, चेकिंग करेगा कि भाई जो भी काम का मेजरमेंट किया है वो काम हुआ भी है कि नहीं। उसके बाद वो एसडीओ वहां पे रेट भर देगा, यहाँ पे रेट भर देगा, ठीक है। ये रेट जनरली आपका सेक्शनल ऑफिसर भर के भेजता है एसडीओ के पास, अगर उसने नहीं भर रखा है तो एसडीओ अपने आप भर देगा, ठीक है। He will then order the subdivisional clerk to check and bill under his initial, क्लर्क के बाद भेजेगा कि भाई देखो मैंने चेक कर लिया है, रेट्स भर दिए हैं, आप रेट्स के हिसाब से टोटल कॉस्ट निकालिए, उसका बिल बनाइए, ठीक है। तो फिर सब डिविजनल क्लर्क को ही एसडीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एसडीसी विल चेक द कैलकुलेशन एंड प्रिपेयर द बिल, ही राइट्स ऑन द एमबी चेक्ड एंड बिल्ड, मतलब चेक कर लिया है मैंने टोटल कॉस्ट कितना हुआ है और बिल बना दिए हैं, और इनिशियल डेट मतलब साइन कर देता है। एसडीओ और दी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक्सीएन बोलते हैं कभी कभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को शॉर्ट फॉर्म में, गिव द पे ऑर्डर इन द बिल इन द मेजरमेंट बुक, ठीक है। तो पे ऑर्डर वो दे देगा, बोलेगा पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को कर दो। After the payment is made for the work, each page of MB pertaining to the measurement is crossed by diagonal lines in red ink and on the relevant extract of cost and endorsement is made in the following manner, ठीक है। तो MB की पेमेंट करने के बाद MB के हर पेज पे हम डायगनली क्रॉस कर देंगे और एब्स्ट्रैक्ट को डबल क्रॉस कर देंगे, ठीक है, किसमें, रेड पेन से, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ये paid by voucher number this subdivisional का signature, the bill so prepared that the payment is made given voucher number and date entered in the account, ठीक है। बिल प्रिपेयर कर दिया, पेमेंट कर दिया, वाउचर नंबर लिख दिया, उसके बाद डेट भी एंटर कर दी अकाउंट में कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में हमने इतने पैसे दे दिए थे इस डेट, ठीक है। तो मेजरमेंट बुक में कैसे मेजरमेंट रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद पेमेंट कैसे करते हैं, सब कुछ यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए, कॉमन इरेगुलरिटी जैसे मस्टर रोल में प्रॉब्लम आती थी कभी कभी, ऑब्वियस सी बात है, मेजरमेंट बुक में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। टेम्परिंग विद ओरिजिनल एंट्रीज, ओवर राइटिंग, इंटरपोलेशन, करेक्शन, ब्लैंक स्पेसेस एंट्रीज के बीच में छोड़ दिया, ठीक है। एंट्रीज इन द मेजरमेंट बुक नॉट रिकॉर्डेड एट द साइट बट कॉपीज फ्रॉम अदर मदर रिकॉर्ड, मतलब फोटो कॉपी भेज दी, ठीक है। रफ नोटबुक में एंट्री कर दी और उसका फोटो कॉपी करके भेज दिया एसडीओ के पास, ठीक है। फुल पर्टिकुलर वर्क नॉट गिवन, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, किस दिन कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसको, काम का नाम क्या है, कहाँ कहाँ पर हो रहा है, वो सब नहीं लिखा है। करेक्शन और अटेस्टेड, मतलब अगर कोई ओवर राइटिंग करी है या फिर कुछ चीज काट के फिर से लिखा है तो वो उस पर कॉन्ट्रैक्टर के साइन नहीं है। वाउचर नंबर एंड डेट नॉट फिल्ड इन आफ्टर मेकिंग द पेमेंट एंड पे द मेजरमेंट बुक नॉट क्रॉस, मतलब पेमेंट करने के बाद वाउचर नंबर नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे वाउचर नंबर नहीं लिखा, ठीक है। और फिर डेट नहीं लिखी, ठीक है, वहां पे डेट नहीं लिखी, किस डेट को दिया गया है वो नहीं लिखा, ठीक है। और मेजरमेंट बुक के पेजेस को क्रॉस नहीं किया, मतलब एमडी की पेमेंट करने के बाद उसके पेज को क्रॉस करना होता है ना, वो नहीं किया, ठीक है। पेमेंट मेड विदाउट एसडीओ ऑर्डर, मतलब एसडीओ ने पेमेंट एसडीओ ने पास किया नहीं, क्लर्क ने पहले ही बिल बना दिया और पैसे भी दे दिए, ठीक है। इंडेक्स ऑफ मेजरमेंट बुक नॉट अप टू डेट, मतलब एमबी तो बना दी पर इंडेक्स उसका अप टू डेट नहीं है, इंडेक्स अप टू डेट नहीं बनाई उसने, ठीक है। या फिर एंट्रीज मेड इन पेंसिल बट नॉट इंक ओवर, मतलब पेंसिल से एंट्री की है, ठीक है, बट उसके ऊपर इंक से नहीं लिखा फिर से, ठीक है। टैंपरिंग हो सकती है आराम से ना, तो ये कुछ प्रॉब्लम है तो मेजरमेंट बुक में कभी कभी आ सकती है, ठीक है। तो ये चीजों की अनदेखी नहीं चलेगी।
ठीक है, चलिए अब एक और छोटी सी होती है स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। मतलब एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक होता है रिपीटेटिव काम के लिए होता है, जैसे वाइट वॉशिंग हो गई, ठीक है, वाइट वॉशिंग, ठीक है, या ब्रिक वर्क। ये तो ऐसे ऐसे काम हैं जो हर एक बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में होना ही होना है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक्स स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर सच वर्क्स बी यूज्ड रिपीटेडली फॉर वर्क relating to the building such as whitewashing, painting, polishing, as the area of walls, floors doesn't change after building has been completed and entered in। मतलब बिल्डिंग को बना दिया, ठीक है, उसके दीवारों का साइज, छत का साइज, फ्लोर का साइज सेम ही रहेगा ना। तो अगर उसकी वाइट वॉशिंग फिर से करनी है या फिर उसकी फ्लोरिंग फिर से करनी है तो ऑब्वियस सी बात है एरिया तो बदलेगा नहीं उसका। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक हम बना के रखेंगे कि भाई इस बिल्डिंग के लिए है ये, इस बिल्डिंग में कोई भी काम अगर फिर से होगा तो इसी फॉर्मेट में मेजरमेंट बुक हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक सर्टिफाइड बाय रिस्पांसिबल ऑफिसर, एसडीओ या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको वेरीफाई करके रखेगा कि हाँ भाई ये मेजरमेंट बुक हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं इस बिल्डिंग के लिए, क्योंकि इसका जो वॉल का एरिया है, फ्लोर का एरिया कभी बदलने नहीं वाला है। तो उसमें अगर फिर से हमें काम करना है तो ऑब्वियस सी बात है सेम मेजरमेंट बुक या फिर सेम मेजरमेंट बुक का फॉर्मेट फिर से यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। These are used for preparing periodical repair estimates too। रिपेयर करनी है, वाइट वॉशिंग फिर से करनी है, या फ्लोर टूट गया है, फ्लोरिंग फिर से करनी है तो उसके लिए यूज करते हैं। These books are also used to make the work or preparation or contractor's bill easier as a measurement of similar works are made again and again। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के मेजरमेंट का काम को इजी बनाने के लिए हम ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक बना के रखते हैं ताकि रिपीटेटिव काम के लिए फिर से मेजरमेंट बुक फिर से ना बनाना पड़े बार बार, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक होता है, ठीक है। फिर एक होता है चेक मेजरमेंट बुक, ठीक है। चेक मेजरमेंट बुक इज मेंटेन्ड बाय सब डिविजनल ऑफिसर विद द सोल पर्पस ऑफ चेकिंग द मेजरमेंट मेड बाय जूनियर इंजीनियर। मतलब आपका जो जूनियर इंजीनियर जो भी मेजरमेंट करता है साइट पे, ठीक है, तो एक चेक मेजरमेंट बुक होती है उसके पास, एक एनबी होता है कॉन्ट्रैक्टर के पास, ठीक है, उस पे वो अपना मेजरमेंट लिखता रहता है, ठीक है। और एक एसडीओ के पास एक चेक मेजरमेंट बुक होती है जो एसडीओ के बिहाफ पे जूनियर इंजीनियर मेंटेन करता है ताकि वो भी अपना मेजरमेंट करता रहे साइड बाय साइड, ठीक है। ताकि जब एमबी को वेरीफाई करना पड़े तो ऐसा ना हो कि साइड पे जाके टेप से नाप रहे हैं हम चीजों को, ठीक है। अगर जूनियर इंजीनियर की एमबी और कॉन्ट्रैक्टर की एमबी दोनों मैच कर गई तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा स्क्रूटनी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेजरमेंट को चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है कि डबल चेक होता है, ठीक है। तो इसलिए एक चेक मेजरमेंट बुक भी रहती है एसडीओ के पास, तो वो जूनियर इंजीनियर के थ्रू चेक करता रहता है कि हाँ भाई ये काम कॉन्ट्रैक्टर हमें सही बता रहा है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल पेमेंट, नो मेजरमेंट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट इज टू बी रिकॉर्डेड इन अ चेक मेजरमेंट बुक, ठीक है। देखिए, ठीक है, तो कोई भी अगर पेमेंट करने वाला मेजरमेंट है ब्रिक वर्क का, कंक्रीटिंग का, तो उसका पूरा चीज वहां पर नहीं लिखना चेक मेजरमेंट बुक में, ठीक है। चेक मेजरमेंट बुक में सिर्फ वही चीजें लिखनी है जो हमें चेक करनी है, ठीक है। छोटी मोटी चीजें लिखनी है, ये नहीं कि हम पूरा का पूरा लिख रहे हो चेक मेजरमेंट बुक को भी वेरीफाई करा रहे हैं पेमेंट के लिए, ठीक है। चेक मेजरमेंट बुक पर्पस ऑफ पेमेंट के लिए नहीं होता है, ये वो चेकिंग के लिए होता है। तो कभी भी चेक मेजरमेंट बुक के हिसाब से कोई पेमेंट नहीं वेरीफाई करनी है आपको। चेक मेजरमेंट बुक और कॉन्ट्रैक्टर की एनबी दोनों को एक साथ वेरीफाई करना है कि डबल पेमेंट ना हो, ठीक है। At the end of measurement, the following certificate recorded by the SDO on the MB of JE। Check was made by me in a check measurement book number this on page this। The JE concern was not present when check measurement were made। मतलब check measurement book को SDO चेक करेगा, ठीक है, और उसके बाद ये चीज उस पर लिख देगा और बोलेगा कि जेई मेरे ऑफिस में प्रेजेंट नहीं था। क्यों नहीं होना चाहिए जेई को ऑफिस में? कहीं जेई उसको बोले कि नहीं सर जो चलता है सर ये ऐसा कुछ ना हो, जेई उसको उस पर प्रभाव न डाल सके एसडीओ पे, ठीक है। तो इसलिए जेई को एसडीओ के ऑफिस में नहीं होना चाहिए जब वो जेई के मेजरमेंट बुक को चेक कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका है चेक मेजरमेंट बुक, ठीक है। चलिए, आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। दो टाइप ऑफ पेमेंट होते हैं मोटा मोटी, एक होता है फर्स्ट एंड फाइनल, एक होता है ऑन अकाउंट और रनिंग और इंटरिम, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल मतलब काम के एंड में, एक बार में काम के एंड में ही हमने पेमेंट करी है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट एंड फाइनल वही पेमेंट होगी, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल बिल वही होगा, ठीक है। और एक होता है ऑन अकाउंट और रनिंग और इंटरिम पेमेंट। मतलब
This means payment made on running account or to a contractor for work done or supply made by him duly measured and entered in MB when only a part of the whole work or supply has been made. ठीक है, मतलब काम का एक पार्ट ही हुआ है. फर्स्ट एंड फाइनल कब देते हैं? जब पूरा का पूरा काम हो जाता है. ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ पेमेंट है. दूसरा टाइप ऑफ पेमेंट क्या होता है? ये छोटे छोटे काम के लिए होता है. ठीक है, जैसे उसने बोला कि मेरे को मेरे रूम की फ्लोरिंग करानी है, तो उस रूम की फ्लोरिंग जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही पेमेंट देंगे उसको. ठीक है, तो स्मॉल वर्क के लिए क्या करते हैं हम? फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट. ठीक है, और बड़े बड़े काम के लिए क्या करते हैं? ऑन अकाउंट और रनिंग और इंटरिम पेमेंट. ठीक है, मतलब जब वो काम का एक पार्ट हो गया तो पेमेंट कर दी, दूसरा पार्ट होगा दूसरा पेमेंट कर दी, तीसरा पार्ट होगा तीसरा पेमेंट कर दी. ठीक है, तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर आपका यूनिट कंप्लीट होता है. इसके बाद एक छोटा सा काम है, छोटा सा टॉपिक है, वो है सिक्योर्ड एडवांस. ठीक है, ये आप खुद पढ़ लेना, बहुत छोटा सा पार्ट है. ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, बस काम के शुरुआत में कॉन्ट्रैक्टर ने जो भी चीजें इशू करवाई है उसका पेमेंट हम उसको करते हैं. ठीक है, तो ये आप खुद पढ़ लीजिए क्योंकि टाइम चला गया है क्लास का. ठीक है, सिक्योर्ड एडवांस खुद पढ़ लीजिएगा. तो आपका बिलिंग का यूनिट कंप्लीट हो गया है. ठीक है, इसके बाद आपका वैल्यूएशन का यूनिट बचता है, तो वो मैं करवा दूंगा और प्रैक्टिकल्स के पीडीएफ अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे, आप लोग खुद वो एक्सेल में प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं. एक्सेल में खुद प्रैक्टिस करना है आपको प्रैक्टिकल्स. ठीक है, प्रैक्टिकल्स का पीडीएफ विद आंसर मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा. ठीक है ना, चलिए फिर.